वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप में से कुछ लोग मेरे को जानते होंगे शायद से, क्योंकि इस क्लास की जो पहली ओरिएंटेशन क्लास थी 4 से 5 दिन की और डेमो क्लासेस मैंने ही दी थी। देन फ्रॉम द 4th ऑफ अगस्त आपकी हिस्ट्री क्लास चली थी जो अभी एंड हुई है शायद से। अभी 12-15 दिन तुमको मेरे को झेलना है, ठीक है? झेल लोगे? ठीक है, चलिए। जो लोग नहीं जानते हैं मेरे को, मैं अपना नाम बता दूं। माय नेम इज आयुष पांडे, ठीक है? आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 6-7 ईयर्स। मैंने खुद यूपीएससी का एग्जाम दिया है, 2 इंटरव्यूज एंड 3 मेंस है मेरे, ठीक है? और मैं आईएएस हब में एमपी का एकेडमिक हेड हूँ। मतलब इस कोचिंग जहाँ पे आप बैठे हैं वहाँ के सेंटर हेड प्रियांक सर हैं, और यहाँ के टोटल एकेडमिक हेड मैं हूँ। पूरी एकेडमिक्स हेड में मतलब आप लोग एचओडी मान लीजिए और कुछ नहीं, ठीक है? आपके बैच का। तो मैं इंदौर में भी पढ़ाता हूँ और यहाँ भी पढ़ाने आता हूँ, और आईएएस हब जहाँ भी दिल्ली बैंगलोर जो भी सेंटर वो भेजती है वहाँ पे हम पढ़ाने जाते हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज मेरी मोर देन 1 है। आपको डेमो ज्योग्राफी में दिया था, एक क्लास पॉलिटी की ली थी मैंने, ठीक है? इकोनॉमिक्स एंड मैं अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा लेता हूँ, लेकिन इन दिस बैच आई हैव बीन गिवन पॉलिटी। मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा आपको, आज उसकी पहली क्लास है, ठीक है? आप में से कौन कौन ग्रेजुएट हो चुका है? कौन कौन 12th पास है? जस्ट अभी 12th पास किया है और कॉलेज में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? बहुत सब यूपीएससी एस्पिरेंट है? कोई एमपीपीएससी यहाँ पे? ठीक है, मतलब एक टच ऑफ एमपीपीएससी आपको जरूरत पड़ेगी, लेकिन बेसिकली आप यूपीएससी, हाँ आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, हाँ ठीक है, सेम है। पॉलिटी सबकी सेम होती है। एमपी वाले बच्चों को गवर्नर अलग से अच्छी तरह पढ़ाना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि आपके लिए जो हम इंडिया के लिए यूपीएससी के लिए जो प्रेसिडेंट है आपके लिए गवर्नर है, हमारे लिए जो पीएम है वो आपके लिए सीएम है, या यहाँ पे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट में या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। आप क्या एडवोकेट जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। तो थोड़ा आपको क्या है ना, यदि इंडिया समझ आ जाए तो स्टेट समझ आ जाता है। वो कंसिक्वेंट क्लास में हमको बता दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, ठीक है? एंड ठीक है, क्लासेस का स्ट्रक्चर कैसे रहेगा मैं एक बार फिर बता देता हूँ आप लोग को। पहले मेरे को अच्छी तरह सुन लीजिएगा, ठीक है? ठीक है, डाउट्स आप 1 लाख डाउट्स पूछिए मेरे को, सीरियसली कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से टीचर्स होते हैं लेकिन मेरे को दिक्कत नहीं होती, ज्यादा नहीं बनेगा, ठीक है? मैं अगले दिन बता दूंगा उसको देख के, ठीक है? लेकिन बात है कि आपको रिजल्ट मिलना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए। मेरी क्लास के बाद ऐसा होना चाहिए कि आपके पास मिनिमम रिसोर्सेज पढ़ने की जरूरत पड़े और आपका जो मैक्सिमाइज टाइम हो वो प्रैक्टिस या आंसर राइटिंग के लिए खर्च हो, या टेस्ट सीरीज के लिए खर्च हो, या टेस्ट के लिए खर्च हो, ठीक है? तो ये मेरा मेन एम होता है, ठीक है? तो आप आराम से डाउट पूछ सकते हैं, बीच में मत पूछिएगा। एक बार मेरे को अपना लेक्चर कंप्लीट होने दीजिएगा, या मैं बीच बीच में पूछता जाऊंगा। यदि बहुत कोई ऐसा डाउट है जो आपको लग रहा है कि नेक्स्ट स्टेप नहीं समझ आएगा उसके बिना, नो डाउट आप अपने हाथ रेज कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होता है हम कुछ बीच में बताते रहते हैं और आप बीच में डिस्टर्ब करते हैं तो दिक्कत हो जाती है, बस उसके लिए। मोस्ट प्रोबेबली स्ट्रक्चर यही रहेगा, मेरे को सुन लीजिएगा अच्छी तरह। मैं कोशिश करूंगा आपको सभी चीज बता दूं, डाउट क्लियर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ रिटन नोट्स भी देना पसंद करता हूं। अक्सर मेरी क्लासेस क्या रहती है कि मैं रिटन नोट्स लिखवाता हूं क्लास में, डिक्टेट करता हूं। उससे फायदा ये है कि आंसर राइटिंग में हेल्प मिलती है। हाउ टू चूज वर्ड, हाउ टू इंट्रोड्यूस, हाउ टू एंड, हाउ टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच इन योर कंक्लूजन। आप कोई बीड़ी पीते इंसान नहीं हो, आप होने वाले कलेक्टर हो। आपकी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और वो पॉजिटिव टोन दिखना चाहिए, वो ऐसे नहीं आता। आप हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो वहां एक टोन होती है, ठीक है? उस टोन को पकड़ना जरूरी है। एक बार पकड़ लिया तो फिर आपको लिखना है, ठीक है? तो मैं कोशिश करूंगा थोड़ी आंसर राइटिंग कराऊं ये, लेकिन एक और चीज होती है पॉसिटी ऑफ टाइम। आपको बहुत ज्यादा लिखवाने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट होगा जो आप कहीं और यूज कर सकते हैं। तो आपको हैंड आउट्स में मिलते आए होंगे, मिलते भी रहेंगे, ठीक है? और मेरी जो पीपीटी है यदि आपको ठीक ठाक लगे, हालांकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता पीपीटी में, उसमें टोटल डेटाज है, ठीक है? और लक्ष्मीकांत ही है एकमात्र किताब, उससे होंगे और कुछ इधर उधर के डेटाज होंगे। तो आपको चाहिए होगे तो आप उसके हैंड आउट सर से मांग लीजिएगा, फिर मैं एक प्रिंट आउट दे दूंगा आपको, ठीक है? तो बेसिकली इसी तरह क्लास स्टार्ट होगी। कोई और डाउट आप पूछना चाहते हैं तो बताइए, और एल्स मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी क्लास। टर्मिनोलॉजी टोटल इंग्लिश में रहेंगी, बात मैं ऐसे ही करता हूँ। यदि आपको टोटल इंग्लिश क्लास चाहिए तो मेरे को नहीं लगता दैट्स अ वेरी गुड आइडिया, बट आई विल बी टीचिंग इन इंग्लिश, उसकी चिंता मत कीजिएगा। दिस इज नॉट अ हिंदी मीडियम क्लास, और हिंदी मीडियम क्लास होती तो मैं कभी आता भी नहीं यहाँ, ठीक है? अपना टाइम वेस्ट करने, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आती। मैं मुद्रास्फीति नहीं बोल सकता, मैं इन्फ्लेशन बोलता हूँ, ठीक है? पाषाण काल नहीं, इट्स स्टोन एज फॉर अस, ठीक? कोई दिक्कत नहीं, कैन वी स्टार्ट? ठीक, बहुत अच्छी तरह सुनिएगा, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे दोस्तों,
जल्दी सेट हो जाओ दोस्त। ठीक है, द फर्स्ट टॉपिक या फर्स्ट कीवर्ड जो आपको जानने की जरूरत है, जो आपके सिलेबस में भी लिखा है, वी आर गोइंग टू रीड कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। ठीक है, हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। मैं आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं, ये आपको ऑप्शन में पढ़ना पड़ सकता है यदि आप PSIR ले, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट है जहां पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। इन आर केस पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है आपको। पॉलिटिकल साइंस में एक पार्ट होता है जहां आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। ऐसे बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे आपको USA और UK का, क्योंकि आपके सिलेबस में कंपैरिजन ऑफ द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी है यदि आपने सिलेबस देखा है। मैं आपसे दो मदद चाहता हूं जो प्लीज कर लीजिएगा, मैंने अपनी ओरिएंटेशन क्लास में भी बोला था, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा आपके लाइब्रेरी में, आपके बुक के पास या जब भी आप पढ़ें वो रहना चाहिए। देखो जब तक आप सिलेबस नहीं पढ़ोगे, जैसे पॉलिटी क्लास चल रही है, हिस्ट्री क्लास जो चली थी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखोगे ना, तो आपको अपने सब्जेक्ट की डेप्थ ब्रेड्थ नहीं पता चलेगी। आप कुछ भी पढ़ते रहोगे, डिग्री नहीं लेनी है दोस्त। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के NCERT से आप कलेक्टर बनते हो। जिस कलेक्टर के 10th में 88 आए थे या 52% आए थे, या BA किया है वो भी आज IAS ऑफिसर। ठीक है, बहुत सिंपल से आपको सिलेबस पता होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्रिकेट खेलने जा रहे हो, टेनिस खेलने जा रहे हो तो कौन सा कोर्ट है, कैसे हवा चलेगी, ये बहुत जरूरत है। पिच का नहीं पता होगा तो आपको बस ऐसा नहीं है कि बैट मार दिया, बॉल को मार दिया, ऐसा नहीं करना है। प्लीज सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहोगे ना, तो क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको पता रहेगा। प्रेसिडेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ऑर्डिनेंस से कैसे क्वेश्चन आते हैं, और ऑर्डिनेंस का जो मिसयूज हो रहा है पिछले कुछ सालों में, उस पर क्वेश्चन बने हैं। ये क्या है, आपके 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैंने अपने ओरिएंटेशन में दिया था, मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, लेकिन ये दो का प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम भी देते हैं आप भी दीजिएगा। ठीक है, कोई फालतू में MA मत करने लग जाने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी पे। तो पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें और भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, और जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वो पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में और भी चीजें पढ़ेंगे आप। ठीक है, एक वर्ड और होता है पॉलिटिक्स। ठीक है, तो हमारे पास 3 प्रकार के वर्ड हो गए हैं, वन इज पॉलिटी, वन इज पॉलिटिकल साइंस एंड वन इज पॉलिटिक्स। अदर देन दिस कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बाद में देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, ठीक है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। आप में से कोई मेरी हेल्प कर सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटी और से पॉलिटिक्स और द पॉलिटिकल साइंस? एक बेसिक आइडिया यदि आपको पता है तो ठीक है, वरना फीस दियो, मैं पढ़ाऊंगा। चलिए कोई बात नहीं, हाँ बताइए। थ्योरीज एंड प्रोसीजर्स, फिलोसफीज, जिससे कोई पॉलिटी रन की जा सकती है। पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। ये एक सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज का एक ब्रांच है जो आपको हेल्प करेगा। मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेसी क्या कहती है, लाइन ऑफ ऑर्डर क्या होता है, ह्यूमन टच क्या होता है, ठीक है, HR ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है, या मेरे को बताएगा कि भाई पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट में क्या अंतर होता है। एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, लॉ बनाना, नहीं ये गलत है। यदि मैं बहुत अच्छी तरह पॉलिटिकल साइंस पढ़ूं, लेजिस्लेचर एक फोरम होता है जहां पे हर प्रकार के लोग आते हैं। आपके MLA आएंगे, SC STs को अलग से जगह दी गई है, फीमेल्स को अलग से जगह दी गई है, और वहां पे क्या होगा, 3 Ds होंगे, डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, डिसेंट होगा। ना बोलने की ताकत। मेरी क्लास में यदि आप मेरे को क्वेश्चन नहीं कर पाओ, ना नहीं बोल पाओ, तो काहे की डेमोक्रेसी, काहे का पीपल्स रूल, काहे का डिबेट, काहे का डिस्कशन? फिर तो अथॉरिटेटिव रूल है, जिसके लिए आपको आज की डेट में मेंस में क्वेश्चन आ रहे हैं कि मोदी एरा इज मोर ऑफ अ अथॉरिटेरियन रूल, कमेंट, या प्रेजेंट डे अथॉरिटेरियन रूल चल रहा है, मिस यूज ऑफ ऑर्डिनेंस। यही हुआ। ऑर्डिनेंस क्या होता है आपको नहीं पता होगा, मैं इतना बता दूं, लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, लेकिन मान लो एग्जीक्यूटिव बनाने लग जाए तो उसको कहते हैं ऑर्डिनेंस। लेजिस्लेचर 365 दिन नहीं बैठता, लोकसभा बुलाई जाती है, फिर भंग भी होती है, या बीच में डिसमिस भी होती है। क्या आपके MLA MP दिन भर दिल्ली में बैठे रहते हैं? नहीं, अपने एरिया में भी आते हैं ना। उस समय कोई लॉ बनाना पड़ा, डाउरी एक्ट में कुछ चेंज करना पड़ा, तो देयर इज अ प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस पास किए गए हैं। ठीक है, लेजिस्लेचर का डेलीगेटेड काम करना बाय द एग्जीक्यूटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनेंस। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम सीखेंगे कुछ दिनों में। तो द थिंग इज, लेजिस्लेचर या फिलोसफी ऑफ पार्लियामेंट इज
अबाउट डेमोक्रेसी, अबाउट डिसेंट, डिबेट, ठीक है, आप में से क्वेश्चन कर सको, इस एग्रीकल्चर लॉ अच्छा नहीं था, से चेंज कराओ, रिवर्ट बैक लो। तो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी, पीपल्स रूल, दिस इज व्हाट फोरम इज ऑल अबाउट। लेकिन प्रेसिडेंशियल में, ट्रंप के यहाँ या अमेरिका में ऐसा फोरम नहीं है, ठीक है, वो फोरम उतना पावरफुल नहीं है। हमारे यहाँ लेजिस्लेचर ही एग्जीक्यूटिव बनेगा, आपको पहले एमएलए बनना पड़ेगा सीएम बनने के लिए। कमलनाथ जी एमएलए नहीं थे, ठीक है, बाई इलेक्शन हुआ था जब सरकार गिरी थी, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। ट्रंप को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जिता के वो मेंबर रह भी सकता है कैबिनेट, उसका क्या बोलते हैं वहां के सीनेट का, या नहीं भी रह सकता। फिलोसफीज है, प्रोसीजर्स है। कोरिया अलग फिलोसफी से रन कर रही है, कैपिटलिज्म कहीं चल रहा है, कहीं सोशलिज्म टाइप ऑफ गवर्नमेंट चल रहा है। तो द थिंग इज पॉलिटिकल साइंस इज अ ब्रांच ऑफ ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस जो आपको डिफरेंट फिलोसफीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, ठीक है, आपको पॉलिटी रन करने में हेल्प कर सकता है। यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो मैं एक चीज मिटा देता हूं जो हमारे पास एक डाउट था, पॉल साइंस क्या होता है। पॉल साइंस इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। आप में से जो यदि पॉल साइंस पढ़ रहे होंगे ना, पॉलिटी एक सेमेस्टर में पूछा जाता है, चेक कर लीजिएगा जाके। या जो लॉ करता है, आपको पॉलिटी पढ़ते पढ़ते लगेगा कि मैं लॉ कर लेता हूं, नहीं भाई, लॉ में डाउरी एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी सब पढ़ना पड़ता है। लेकिन आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कलेक्टर बनने वाले हैं, जो पॉलिटी का पार्ट बनने वाले हैं, उनको बस संविधान पढ़ाया जाता है, तुमको सीआरपीसी, आईपीसी नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ट्रेनिंग के दौरान जरूरत पड़ेगी तो पढ़ाया जाएगा। तो द थिंग इज पॉलिटिकल साइंस वो टूल है या थ्योरी बुक है या ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है जो पॉलिटी रन में हेल्प करेगा। मतलब पॉलिटी कुछ भी नहीं है, पॉलिटी एक एंटिटी है, पॉलिटी एक एंटिटी है। दिस क्लासरूम इज एन एंटिटी, देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या बाहर जाने से पहले मेरे से पूछोगे? अनसेड रूल है, लेकिन रूल तो है। यदि आपको आपके स्कूल में घुसते ही आपको एक एल्मेनेक पकड़ा दी जाए, 4 दिन से छुट्टी से ज्यादा लोगे तो आपको अपने हेडमिस्ट्रेस को बताना पड़ेगा, ठीक है, प्रेयर इतने बजे होती है, प्रेयर लीव चाहिए, सिक लीव चाहिए, उसके रूल्स होते हैं। मतलब यू आर बीइंग लिमिटेड, आपको लिमिट किया जा रहा है बाय सम प्रोसीजर और रूल। आप कुछ भी नहीं कर सकते जो आप चाहते हो। बीइंग अ कलेक्टर मतलब ये नहीं कि तुम राजा हो गए, ठीक है, आपके कुछ प्रोसीजर हो गए। एक साइन आपको भारी पड़ सकती है 10 साल बाद, यदि आपने बिना सोचे साइन कर दिया और वो ब्रिज गिर गया, क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि तुमने क्या सर्वे किया था। द थिंग इज पॉलिटी इज समथिंग लाइक अ एंटिटी। तुम्हारे लिए डिस्ट्रिक्ट हो सकती है, किसी के लिए स्टेट हो सकती है मध्य प्रदेश, किसी के लिए पूरा यूनियन ऑफ इंडिया हो सकता है, यूनाइटेड नेशन, फोरम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हो सकता है, 189 कंट्रीज। तो पॉलिटी इज नथिंग बट अ एंटिटी जिसको रूल आप करते हैं एग्जीक्यूटिवली। आप जाके एक छोटे से ब्लॉक में बीडीओ साहब बनोगे, तहसील के तहसीलदार बनोगे, कलेक्टर बनोगे, एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बनोगे, ठीक है, आप एक पॉलिटी को रन करोगे। इस पॉलिटी में कुछ लेजिस्लेटिव काम हो सकते हैं, लॉ मेकिंग, कुछ एग्जीक्यूटिव काम हो सकते हैं, इंप्लीमेंटिंग, और कुछ लोग के पास जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जुडिशरी पावर होती है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास ये पावर नहीं होती। जन सुनवाई करते हैं आप कलेक्टर लोग, तो आप छोटे छोटे केसेस को भी रफा दफा कर सकते हो, लेकिन आप किसी की कोई रेप केस पे तो वर्डिक्ट नहीं सुना सकते। उसके लिए पॉलिटी की एक ब्रांच बनी है जुडिशरी, और इन तीनों को अलग रखने की एक थ्योरी है जो पॉल साइंस से पता चलती है, मॉन्टेस्क्यू। यदि किसी ने थोड़ा भी पढ़ा है, मॉन्टेस्क्यू का कहना है सेपरेशन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर। मैं ही पढ़ाऊं, मैं ही सेंटर हेड रहूं, मैं ही कॉपी चेक कर रहा हूं, तो मैं क्या रहूंगा? सुपर पावरफुल रहूंगा, प्लस मैं आर्बिट्रेरी हो जाऊंगा। इसी सब आ जा रही है क्या? फोन आ रहा है इसलिए। यदि सब पावर मेरे पास ही रहेगी पॉलिटी में, तो मैं तो आर्बिट्रेरी हो जाऊंगा, मैं अपने मन पे चलूंगा, मैं ऑब्जेक्टिव नहीं रहूंगा, मैं सब्जेक्टिव हो जाऊंगा। एक वर्ड समझिएगा आप लोग, सब्जेक्टिव। आज बारिश हुई, कल बारिश हुई थी, तो कल सबके घर में पकोड़े बने होंगे यदि लाइट वाइट थी तो, ठीक है, लाइट नहीं थी तब भी एक बार मन किया होगा मम्मी पकोड़े बना दो, ठीक है, कुछ के पापा का मन किया होगा एक पैक तो आज बनता है 30 ml का। सब्जेक्ट टू द नेचर, सब्जेक्ट टू द टेस्ट, सब्जेक्ट टू द प्रेफरेंस, सब्जेक्ट टू मेरा मन कि मेरे को इसका चेहरा पसंद है, इसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दूंगा, या मैं इसको बात करने में कुछ नहीं बोलूंगा लेकिन इसको डांट के भगा दूंगा। वी ऑल आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, ठीक है, हम ह्यूमन सब्जेक्टिव हैं, इसी तो हमको लिमिट करने की जरूरत है, वरना हम कुछ भी करें।
एक दिन के लिए मान लो पुलिस बोलने, पिक्चर भी आई थी यूएसए में, हॉलीवुड में, कि एक दिन के लिए मान लो रूल खत्म हो जाए, रूल ऑफ जो लॉ है खत्म हो जाए, तुम एक दूसरे को कत्ल कर डालो, रेड लिस्ट बनी हुई है, इसका कत्ल करना है, एक खून माफ हो जाए सबके लिए, आप खून कर डालो। द थिंग इज, कोई भी एंटिटी, कोई भी स्कूल कॉलेज, कोई भी एक एंटिटी जो पॉलिटी जिसे कह रहे हैं, उसको लिमिट करने के लिए एक फिलॉसफी आई, ठीक है, जो रूल्स एंड प्रोसीजर आए, ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते, ये करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी लेनी पड़ेगी, और ये आप सिंपली कर सकते हो। तो दिस लिमिटेड नेचर को, इस फिलॉसफी को कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म कहते हैं। द फिलॉसफी ऑफ लिमिटिंग और क्रिएटिंग अ मेमोरेंडम कि दिस आर द रूल्स, ये पार्टी रेंट एग्रीमेंट, इट्स अ मेमोरेंडम, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ पॉलिटी कि मैं तुम्हारे घर में रह रहा हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट लिमिटिंग योर स्केल। तुम मेरे घर को बेच नहीं सकते, रेंट पे दिया हूं, लीज पे दिया हूं। कोई और तो नहीं बचा है क्लास में आने के लिए? कभी खोल के रखता हूं, कोई आ सकता है। तो दिस फिलॉसफी ऑफ लिमिटिंग थिंग्स इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, और इसको जो लिखा जाता है, जो लिमिट करता है, उसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं, एमओयू कहते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी मतलब हमारी जो पॉलिटी है इज रन बाय सम लिमिटेड नेचर, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड फिलॉसफीज, जो संविधान में दिया है, और उसको जानने की जो होती है वो पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, क्या फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट है? नहीं, मैं राइट टू असेंबली का मतलब ये नहीं कि मैं किसी को गाली गलौज करने लग जाऊं, ठीक है। तो द थिंग्स इट्स ऑलवेज वेरी लिमिटेड इन नेचर, या जो भी है रिटन है या अनरिटन है, लेकिन रूल है, रूल ऑफ लॉ है, देयर इज सम लॉ जिसका रूल चल रहा है इस पॉलिटी में। समझ आया? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? तो हमने पॉलिटी पढ़ ली, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है ये देख लिया, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं, एक चीज बताएं, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेडनेस या कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी वाज नीडेड, इसको समझते हैं थोड़ी देर से, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए मैं एक बार पूरा समझाऊंगा, फिर हम पीपीटी भी देख लेंगे, फिर मैं लिखवा भी दूंगा थोड़ा बहुत यदि आप लोग को मन किया, ठीक है। तो 2 से 3 बार रिपीट हो जाएगा, आप डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए पहले पॉलिटिक्स बता देता हूं बिफोर वी मूव फॉरवर्ड। पॉलिटी वाज अ एंटिटी, political science was the theory of the part, politics is a tool। और यदि टूल का गलत यूज हो, मैं तुमको इंटरनेट दूं और तुम उसमें द्रौपदी मुर्मू के बारे में पढ़ो तो ठीक, कौन है प्रेसिडेंट, और तुम मियां खलीफा के बारे में पढ़ो तो मिस यूज। मियां खलीफा कौन है? बहुत खूब, है ना। इसको डर्टी पॉलिटिक्स इसलिए कहते हैं। पॉलिटिक्स इज अ पॉजिटिव वर्ड दोस्त, नेगेटिव वर्ड होता तो डर्टी पॉलिटिक्स क्यों जोड़ते तुम? कपड़े, अच्छे कपड़े, बेकार कपड़े। यदि आप इस टूल का, इस प्रोसीजर का गलत यूज करने लग जाओ, देन इट इज डर्टी पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स इज अ गुड वर्ड। जैसे चलो हम डिसाइड करते हैं कि आज 4 बजे छोड़नी है क्लास की 5 बजे, तो मैं आप में वोटिंग करवा दूंगा, जो सबसे ज्यादा वोट होंगे उसको मान लूंगा। ये क्या हुआ? कंसेंसस बिल्डिंग। और इन केस तुमको सारी बात नहीं माननी है तो आई विल यूज माई द पावर अथॉरिटी ऑफ चेयर। तो दिस इज पॉलिटिक्स। फोरम बनाऊंगा, डिस्कशन बनाऊंगा। आपने देखा होगा पिक्चरों में या कभी न्यूज में कि बारिश हुई और 2 नए बनाए हुए पुल गिर गए, हाँ कमेटी बैठाई गई है, उसकी रिपोर्ट आएगी, तुरंत छानबीन करना जरूरी नहीं है। इट्स अ पॉलिटिकल टूल। आप यार राह चलते नहीं, तुम इंजीनियर को भेज दो जेल, इसको भेज दो जेल, नहीं, आपको एक रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, पब्लिक फोरम में लाना पड़ेगी, गलती कहां थी। क्योंकि बहुत सारे व्हील्स कनेक्ट होते हैं एक गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्मॉल क्लर्क टिल द कलेक्टर लेवल, सेक्रेटरी लेवल। तो देयर आर वेरियस टूल, ठीक है, जो पॉलिटिक्स के पार्ट होते हैं, जहां से आप अपनी पॉलिटी रन करते हैं। आप एक चीज बताइए, आप नए नए कलेक्टर बने, केस स्टडीज आती हैं एथिक्स में, ठीक है, आप अपने मम्मी पापा के सामने एक ढाबा में गए और ढाबा में छोटा सा बच्चा काम कर रहा था, आप बोलोगे नहीं यार वो छोटे बच्चे को जेल करवा देते हैं, छोटे बच्चे को हायर करने के लिए उसके मालिक को जेल करा देते हैं। दिस इज नॉट द राइट वे ना। यही तो डिसीजन मेकिंग में चेक की जाती है। पहले आप कम से कम पूछो कि क्या सोसाइटली उसके घर में ऐसी दिक्कत है, या आपको नहीं पता होगा चाइल्ड लेबर में एक लॉ है कि स्कूल के बाद वो अपने घर के बिजनेस में जो नॉन हैजार्डस हो उसमें काम कर सकता है। क्या पता उसके घर पापा की ही हो, अगला मालिक वही हो जो गलने में बैठे।
तो सीधे जेल करवा दी उसके पिताजी को या से एम्प्लॉयर को। तो यू नीड टू रीड थिंग, यू नीड टू हैव अ फोरम, यू नीड टू टॉक टू द पीपल हु नो अबाउट द लॉ, ठीक है, देयर मस्ट बी डिस्कशन, ठीक है। दीज टूल्स आर कॉल्ड पॉलिटिक्स। आपको सरकार गिरानी थी, आप चले गए आसाम, होटल बुक कराया, लेकिन गलत काम के लिए करवाया ना। बहुत करोड़ों लोग का ट्रस्ट और पैसा लगा था एक इलेक्शन कराने में, एक मैंडेट आया था, उस मैंडेट को रिवर्स कर दिया गया, दैट इज डर्टी पॉलिटिक्स। तो प्लीज याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस इज अ थ्योरी सब्जेक्ट, पॉलिटी इज एन एंटिटी एंड पॉलिटिक्स इज अ टूल। हम भी करते हैं। जब आपकी मम्मी फंस जाती है तो क्या बोलती है, पापा से पूछ लो, पापा बोल देंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, और आपको दोनों में बात हो गई होती है, तुम मना करते, तुमसे तो कुछ बोल नहीं पाएगा, मेरे को तो गाली देने लग जाएगी, खाना खाना बंद कर देगी। तो द थिंग इज दैट वाज द गुड पॉलिटिक्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, तो ये 3 वर्ड आपको जानने पड़ेंगे, तो तीनों क्लियर है, किसी में डाउट हो तो पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉलिटी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स, ये 3 वर्ड आते हैं, तीनों सेम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक थ्योरी होती है, ठीक है, जिससे हम लिमिट करते हैं। वी आर अ पार्ट ऑफ अ लिमिटेड गवर्नेंस या गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, लिमिटेड गवर्नमेंट, जो अभी एक नारा भी आया, बताइए किसको? एंटिटी को बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, नेशन, स्टेट, ये बहुत चीजें बात कर सकते हैं। एंटिटी इसलिए बोली कि एंटिटी बहुत जनरल वर्ड है, दिस इज ऑल्सो एंटिटी, अवर स्टेट और तहसील इज ऑल्सो एंटिटी, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, ठीक है, यहां तक आए, ठीक है। आप लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आप सबका एक ऑब्जेक्टिव डिसाइडेड है। मेरा नाम डेफिनेट है, डेफिनेट क्यों है? क्योंकि मेरा मकसद डेफिनेट है। वासीपुर देखा है किसी ने? नहीं देखा, ब्लेड वाला डेफिनेट नाम रहता, नहीं देखे, भगवान, ठीक है। चलिए, कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी एंटिटी है जो इन्वॉल्व है गवर्नेंस में, कोई भी एंटिटी है जो इन्वॉल्व है गवर्नेंस। तुम्हारी सोसाइटी है, जैसे मैं आसिमा मॉल के पास रहता हूं, हमारे यहाँ एक RW है, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। आपकी भी सोसाइटी होती है जो अभी हाल में गणेश भगवान का आएगा, गणेश उत्सव करेगी, पैसे लेगी, तो वो भी तो वहां गवर्नेंस कर रही है ना, पैसा इन्वॉल्व है, रूल्स इन्वॉल्व है। आपके यहाँ पे जो बाइयां आती है उसका ट्रैक रखा जाता है, माई गेट सॉफ्टवेयर है, आप सभी के घर में, आप सभी की सोसाइटी में यूज करते होगे, तो वहां पे एंटिटी वो है, और रजिस्टर्ड एंटिटी होती है। एनजीओ इज ऑल्सो एन एंटिटी, उनके भी अपने काम होते हैं, गवर्नेंसेस के पार्ट होते हैं। हर गवर्नेंस एंटिटी जो एंटिटी होती है, जो गवर्नेंस करती है, उसकी कोई ना कोई ऑब्जेक्टिविटी होती है। जैसे इंडिया विल बी अ रिपब्लिक, सेकुलर रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, हमारा रहेगा कि हमको जस्टिस देनी है सोसाइटी को, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, ब्रदरहुड क्रिएट करना है, ये सब प्रियम्बल में लिखा है। प्रियम्बल क्या है? हमारा आई कार्ड। हम आपको प्रियम्बल पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे व्हाट इज प्रियम्बल, और एक सिंगल लाइन में यदि मैं आपको समझाना चाहूं एकदम वेग लैंग्वेज में, इट्स आई कार्ड। आप कहीं जाते हो तो अपना आई कार्ड दिखाते हो, नाम और बेसिक आइडिया रहता है, तो व्हाट इज द प्रियम्बल फॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इट्स आई कार्ड। कब बना था? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, किससे पावर डिराइव हुई, कब से कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, ये सब एक आई कार्ड की तरह ही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन सुना होगा आपने जवाहरलाल नेहरू का, उसी से ये आया था, तो ठीक है, जिनको नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, आगे कर लेंगे। एज अ स्टूडेंट भी हमारा एक ऑब्जेक्टिवनेस है, ठीक है, लेकिन वी ऑल आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर, वी ऑल आर वेरी सब्जेक्टिव इन नेचर एज पर अवर प्रेफरेंसेस, टेस्ट। किसी को ब्लैक पसंद है वो ब्लैक ही पहन रहा है, किसी को व्हाइट पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। पहले जो इंडियन पॉलिटी या वर्ल्ड पॉलिटी देखी जाती है, वहां पे एक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस था जिसको मोनार्की कहते हैं। आर्की मतलब रूल, मोनो मतलब सिंगल रूल, सिंगल एंटिटी रूल, राजा का रूल, राजा मर गया तो रानी, रानी नहीं हुई तो उसका बेटा, या जिसको भी वो अथॉरिटी दे। इट वॉज अ सिंगल एंटिटी रूल, हर जगह, इंडिया में भी देखा जाए, ठीक है, हमारे फैमिली में पापा का देखा जाए, मम्मी का देखा जाए, ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स हैं जो लिमिट किए गए हैं पापा के भी, ठीक है, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट, ठीक है। मोनार्की में क्या होता था,
जो सिंगल एंटिटी रूल चाहता था, जैसा चाहता था वैसा करता था, मतलब मोर और लेस सब्जेक्टिव इन नेचर था। ठीक है, उसका जो मन किया वो कर रहा है। ठीक है, लेकिन हमको बेसिकली ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यदि आज आप पढ़ने निकले और आप सब्जेक्टिव हो जाता तो बोलोगे यार आज मन नहीं है, एग्जाम भी बहुत दूर है, 2 दिन टीवी देख लेता हूँ, मौसम भी बहुत सही है, या क्लास नहीं जाता। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको क्लास जाना है, कि 4 घंटे में कम से कम घर में भी ना पढ़ूंगा तो कुछ सुन के तो आऊंगा। द थिंग इज, हर एंटिटी की कुछ सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होती है और ऑब्जेक्टिव होती है। जो ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाते हैं ना, एंटिटी मान लो, गवर्नमेंट मान लो, या हम जैसे लोग भी मान लो, जो ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं ना, वो उनका रूल या उनकी जो गवर्नेंस प्रोसीजर है वो बहुत आर्बिट्रेरी हो जाता है। आज मन किया तो क्लास लिए, कोई आधा घंटा लेट आ रहे हैं, कभी 1 घंटे लेट आ रहे हैं। ठीक है, कभी मन किया कि आज तुम लोग छोड़ो, मैं तुमको आज एक कहानी सुना देता हूँ, आज पढ़ा देता हूँ। आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है, कोई भी सिंगल लाइन ऑफ थॉट नहीं दिख रहा, विजन नहीं दिख रहा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यू ऑल स्टूडेंट है। ठीक है, तो बात है क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव हैं इन नेचर में। तो एक था वर्ड आप सुनोगे, लेक्स का मतलब जानते हो क्या? लेक्स मतलब, लेक्सिस मतलब लेक्सिकन, लेक्सिकन मतलब होता है लॉ। जो लोग एलएलबी भी करते हैं ना, लेक्स वर्ड यूज किया जाता है, लेक्सिकन इज लॉ, दिस इज लॉ, रेक्स इज रूल। ठीक है, ये आपके सब लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, अक्सर यूज किया जाता है, जैसे हेबियस कॉर्पस हो गया आपका। ठीक है, सुओ मोटो सुना है आपने? सुओ मोटो खुद ब खुद। ठीक है, तो ये हम यूज करते हैं वो सारे वर्ड। ठीक है, ये अभी छोड़ दीजिए, इस पे बात करते हैं। रूल, सॉरी, रूल इज लॉ, रूल इज लॉ। जो रूलर का मन करेगा, सब्जेक्टिव नेचर, ऑब्जेक्टिव नेचर, वो जो बोलेगा वो लॉ होगा। मेरा वचन ही मेरा शासन है। उसके बाद उसकी पत्नी आया या उसका बेटा आया, कौन सा वाला बेटा आया, उसके सब्जेक्टिवनेस में सभी हम चैप्टर्स हैं जितने भी, हम लोग का गवर्नेंस या हम लोग की सोसाइटी मैटर करेगी। ठीक है, मतलब आप एक चीज मान लीजिए, जैसे आज की डेट में बोला जाता है कि पर्टिकुलर पार्टी कैपिटलिज्म ज्यादा दिखाती है, जो अभी रूल कर रही है, ऐसा माना जाता है, मोदी सरकार के बारे में बोला जाता है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस को बोला जाता है वो सोशलिस्ट है, थोड़ी सोशलिज्म के, गरीब लोगों को, मुस्लिम को ज्यादा वो करती है। मतलब देखा जाए तो हर जो एंटिटी है वो कहीं ना कहीं सब्जेक्टिव है, और इसलिए वो आर्बिट्रेरी रूल भी बना सकती है, और ज्यादा आर्बिट्रेरी ना हो जाए इसलिए वी नीड अ लिमिट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप उसके साथ नहीं चलोगे तो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है, द थिंग इज, पहले के एरिया में, पहले के जगह में मोनार्की रूल था। राजा अच्छा था, अकबर तो सेकुलर था, औरंगजेब था उसको कोई मतलब नहीं था, उसको एक्सपेंशन के अलावा कुछ नहीं दिखता था। उसने सभी से टैक्स लिए, तुम लोग भूखे मरो, और वो अपने एक्सपेंशन कर रहा था। ब्रिटिश आई, ब्रिटिश के अपने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिवनेस थे। फैमीन आती रही, भुखमरी मरती रही बंगाल में। ठीक है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको ज्यादा से ज्यादा पैसा इंग्लैंड में पहुंचाना था, तो टैक्स बढ़ाती गई, और अपने आर्मी के लिए पैसा सबसे ज्यादा यूज करती थी, और किसी भी सोशल वेलफेयर के लिए यूज नहीं करती थी। गांधी जी और जितने भी एनसीएम सीडीएम आपने पढ़ा, उन्होंने यही बोला ना, सेल्फ रूल दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए, वी विल बी अंडर यू डोमिनियन। एक फिलॉसफी तो हुई गवर्नेंस की, जो पॉलिटिक्स साइंस में पढ़ते हैं, हम आपके ही अंडर रहेंगे, स्वराज दे दो। स्वराज से फायदा ये है कि यदि हम सेल्फ रूल 4 लोग कर रहे हैं तो हम अपना सोचेंगे, अपना सब्जेक्टिवनेस, अपना ऑब्जेक्टिवनेस, वो अपना सोचेंगे। लेकिन परेशान हो गए 1930 तक, फिर हमने बोला पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 1929 लाहौर सेशन पढ़ा होगा आपने, पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कोई डोमिनियन ओमिनियन नहीं। गांधी जी ने भी बोला इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक, अब दे रहे हो जब हम मांग रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक नहीं चाहिए, अब हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो थिंग इज, सबके अपने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नेचर होते हैं, हम सबके होते हैं, एंटिटीज के भी होते हैं, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी रहता है। गुजरात के डिस्ट्रिक्ट शायद से कैपिटलिज्म में वर्क करे, फिलोसफी में, लेकिन शायद से उड़ीसा की सोशलिज्म में वर्क करे। सब एंटिटी के अपने अपने ये पार्ट होते हैं, समझ आ रहा है आप सभी को? तो पहले मोनार्की या सिंगल रूल हुआ करता था, वहां पे जो रूलर सोचता था उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव नेचर पे पूरी की पूरी सब्जेक्ट या चैप्टर्स काम करते थे। ये बहुत ज्यादा आर्बिट्ररी था, कोई राजा कभी कुछ सोचता था, कोई राजा कभी कुछ सोचता था। मान लो आज तुम लोग को मैं बोल दूं टाटा स्टील पे आज से 10 साल बाद 20% का मार्जिन होगा शेयर बाजार में,
तुमने लगा दिया, सरकार चेंज हो गई, उन्होंने क्या किया, टाटा स्टील गवर्नमेंट कर दिया, नेशनलाइज कर दिया, तो आप परेशान होंगे अल्टीमेटली। द थिंग इज, इस आर्बिट्रेरीनेस से कोई सब परेशान ही रहते हैं। आपका नेक्स्ट मूव क्या होगा ये समझ ना आए, या नेक्स्ट प्रोसीजर या रूल्स क्या बनेंगे देश में ये समझ ना आए, ये आर्बिट्रेरी है, ऐसा किसी को भी नहीं चाहिए। तो 1688 में एक रिवॉल्यूशन हुआ था यूनाइटेड किंगडम्स में, जिसको लंदन आप कह सकते हैं फिलहाल, जिसको कहते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, या उसे ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। हालांकि ब्लड शेड हुआ था, लेकिन जिस मार्जिन में और ब्लड शेड हुए हैं पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर से लेके छोटे छोटे वॉर जो ग्रीक में चलते रहे, उतना ब्लड नहीं हुआ था, इसलिए इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन कहते हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जो सबसे बड़ी एक एंटिटी, सबसे बड़ी पावरफुल मोनार्की थी, यूके ही थी। आज भी देखो जाए तो वर्ल्ड वॉर 2 तक पूरे दुनिया में राज किसने किया, यूनाइटेड किंगडम ने। उसके बाद अमेरिका पावरफुल हुई है सुपर पावर में, और 1990 तक जब भी रशिया कोल्ड वॉर चल रहा था, रशिया टूट गया और रशिया अपनी हेजिमोनी वापस आता है, क्रीमिया वॉर। ये सब आपको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। कहानी इसलिए इंपॉर्टेंट है किसी भी सब्जेक्ट में कि आपको आंसर राइटिंग में यदि प्रीफेस पता है तो आप अच्छे आंसर लिख सकते हो, आप कीवर्ड्स यूज कर सकते हो, आपको पूछा नहीं जाएगा। आपको हाँ नो डाउट ये पूछा जाएगा कि ये ग्लोरियस रिवॉल्यूशन में से एक छोटा सा शॉर्ट नोट लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये नहीं हुआ होता ना तो दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं आती। मोनार्की जो टोटल आर्बिट्ररी थी, टोटल सब्जेक्टिव थी, अपने हिसाब से चलती थी, राजा रजवाड़ों का स्टाइल, उसको लिमिट किया गया पहली बार इस रिवॉल्यूशन के बाद। द मेन रिजल्ट ऑफ दिस रिवॉल्यूशन वाज कमिंग अप ऑफ अ न्यू फिलॉसफी ऑफ गवर्नेंस और द गवर्नमेंट, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की अभी भी रहेगी, राजा रजवाड़ रहेंगे, लेकिन संविधान उसको लिमिट करेगा, राजा की पावर लिमिट कर दी जाएगी। आज की डेट में रानी और प्रेसिडेंट की पावर क्या है? उतनी नहीं है जितनी पावर पीएम की है यूके में और इंडिया में। ऑस्ट्रेलिया में पीएम इज मोर पावरफुल, लेकिन आज भी वो रानी किसको मानता है? रानी ऑफ इंग्लैंड को मानता है, यदि आपको नहीं पता होगा। फिलॉसफी है, ठीक है, गवर्नेंस स्टाइल है सबकी। तो दुनिया में पहली बार दिस सिस्टम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां से आई। बाकी देखा जाए तो रिपब्लिक नेचर, रिपब्लिक क्या होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ वैसे तुम्हारी बात भी सही है, लेकिन ज्यादा सही कर देता हूं। हेड ऑफ स्टेट किसी ब्लड लाइन से ना आता। अब लोग सिलेक्ट करें ना करें वो दूसरी बात, हमारे यहाँ हम नहीं सिलेक्ट करते। आपके प्रेसिडेंट वोट करने गए थे क्या? आपके एमपी एमएलए गए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन, लेकिन वो किसी ब्लड लाइन से नहीं आया, किसी फैमिली का ही बेटा नहीं बनेगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का उल्टा मोनार्की, जहां एक क्या बोलते हैं आपकी हेयर सिस्टम, HEIR, वंशज, ठीक है, ये सिस्टम ना हो तो रिपब्लिक आपका सही है। बस एक कंसेप्ट जोड़ना, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इलेक्शन का भी फंडा होता है, ठीक है। तो प्लीज समझिएगा इस बात को। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन जो अभी तक देखा गया, ब्लडलेस, जिससे ये फंडा आया। और ये फंडा आके जाके यूके में भी हुआ, ठीक है, या सॉरी यूएसए में भी हुआ। यूएसए ने क्या अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, फिर धीरे धीरे हर कंट्री अपने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी। 1947 में हमने भी आजादी के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया, ठीक है। कैसे लिखना शुरू किया? कैबिनेट मिशन प्लान, ये सब आपने पढ़ लिया क्या? पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो गई? क्या खत्म हुई? बेसिक बेसिक पढ़ाया सर ने, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दी जल्दी जल्दी, ठीक है। तो दिस इज व्हाट 1688 को, जिसको थोड़ा डिस्कस करना है। तो अब मेरी बात समझिएगा, जब राजा ही लॉ था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कारण अब रूल इज लॉ, जो रूल है वही लॉ है। कोई रानी राजा का शासन नहीं चलेगा, जो रूल होगा वही लॉ चलेगा। रूल में लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी जेल हो सकती है, लेकिन दिक्कत क्या है? सब्जेक्टिव टू, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से हट जाएगा या उसको प्रायरली 2 महीने पहले बताना पड़ेगा। कहां लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तो कोई आर्बिट्रेरी पीएम मोदी या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उठा लो, कुछ भी नहीं कर सकते। दे हैव टू डू अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इंटरप्रेटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप देख ही रहे हैं, कुछ भी होता है सुप्रीम कोर्ट उसको नल एंड वॉइड कर देती है, ठीक है। यू कैन ऑलवेज गो टू सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, द थ्योरी ऑफ लिमिटिंग द arbitrariness and subjectivity in the things and coming with a more objective governance। यदि मैं ऑब्जेक्टिफाइड हूं कि आपको सिखा के जाना है,
तो मैं अच्छा सिखा के जाऊंगा। लेकिन यदि मैं ज्यादा सब्जेक्ट टू द पैसा, 3 घंटे में मेरा 12,000 रुपये बन जाएगा, मैं लेके चला जाऊंगा, ठीक है, तो मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा। द थिंग इज, हम सब के लिए और गवर्नमेंट के लिए भी ये चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। जो ज्यादा आर्बिट्ररी रहता है वो ज्यादा करप्ट रहते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रू। यदि आई हैव ऑल द पावर्स तो मैं अपने रूल्स वैसे बनाऊंगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं, ठीक है। तो आर्बिट्रेरीनेस आपको भी, यदि मैं आपको फुल अथॉरिटी दे दूं कि अभी जो मान लीजिए एक डैम टूटा है, वैसे कोई टूटा नहीं है, अभी टूटने वाला था एमपी में, लेकिन मान लो टूटा, उसमें आपको जो बताना है, आपको एक रिपोर्ट देनी है, और रिपोर्ट में जिसका भी नाम आएगा उसको जेल हो जाएगी। तो देयर आर सम चांसेस कि तुम अपना कोई ग्रज निकाल लो। लेकिन पॉलिटिक्स क्या बताती है, या पॉलिटी में क्या डिजाइनिंग है, वो ये है कि उस फोरम में ना तुम्हारे साथ एक जुडिशरी का आदमी बैठेगा, एक इंजीनियर का भी आदमी बैठेगा, यदि वुमेन केस है तो एक एनजीओ की वुमेन रिप्रेजेंटेटिव बैठेगी। दिस इज व्हाट द टूल। कोई भी बॉडी टिल्टेड ना बन जाए। आपने हिस्ट्री में पढ़ा, ऑल वाइट बॉडी, साइमन गोबैक, पूरी वाइट। इंडिया का डिसीजन लेंगे कौन? ब्रिटिशर्स, जिन्होंने इंडिया घूमा भी नहीं। रेडक्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान को अलग की और इंडिया बांग्लादेश को भी, क्योंकि उस समय पाकिस्तान वो भी था, ठीक है। कौन ने किया? रेडक्लिफ ने किया। रेडक्लिफ इंडिया कभी आया भी नहीं था। इफ यू रीड एनसीईआरटी, ही नेवर केम टू इंडिया। उसको एक बहुत बड़ा मैप दे दिया गया, उसने घर बैठे ही थाने के हिसाब से पूरी इंडिया बांट दी। एक बेचारा छूट गया, बेरूबारी, और वही बेरूबारी केस पढ़ते हो आप लोग, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, राजीव गांधी टाइम से चलता आ रहा है, वो भी पढ़ेंगे। द थिंग इज, ये तो गलत है। आपके हर फोरम के इंटरडिसिप्लिनरी लोग आए, देन इट इज अ बेटर फोरम टू डिसाइड थिंग्स। दिस इज पॉलिटिक्स। दिस इज गेटिंग द बेस्ट प्लेस, बेस्ट फोरम टू कॉन्स्टिट्यूट। जैसे एक आदमी का चयन होता है, ऐसे जज आता है, तो जज में किस तरह से लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे, नेशनल कमीशन ऑफ एससी एसटी बनेगी, कौन कौन उसको अपॉइंट करेगा, कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। इस टूल को ही बेटर करने के लिए, ऑब्जेक्टिफाई करने के लिए, हमारे जो विजन है, हमारे को इंडिया को कहां तक ले जाना है 2050-60 तक, जो हमारे फोर फादर थे फ्रीडम स्ट्रगल के, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए वही लोग थे पार्ट, है ना। गांधी जी को छोड़ दिया जाए, बाकी जितने भी लोग थे सब पार्ट थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जिन्होंने लड़ाई की हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। तो थिंग इज, उनकी फिलॉसफी को कैसे अचीव किया जाए, ठीक है। तो प्लीज याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं ना कहीं लिमिटेड गवर्नमेंट देता है, और ये आर्बिट्रेरीनेस, करप्शन को कम करने की कोशिश करता है। उसमें जो आज भी करप्शन चलता है, तो वो वही लोग करते हैं जिनको लॉ की समझ होती है। और आप जैसे लोग जो कलेक्टरेट की तैयारी कर रहे हैं, उनको लॉ पढ़ाया जाता है, क्योंकि लॉ पढ़ोगे नहीं तो लॉ के बीच में वो कैसे निकालोगे, डिफरेंसेस कैसे निकालोगे, या यूज कैसे करोगे, ठीक है। अब आपके मम्मी पापा को नहीं पता आर्टिकल 21 क्या होता है, तो हमारे देश में पढ़ाया ही नहीं जाता। सबको लॉ पढ़ा दोगे तो सब घर में नहीं बोलने जाएंगे आर्टिकल 14 ऑफ दिस वो, आप बच्चे को झापड़ नहीं मार सकते, सीधी बात है। तुम बोलोगे पापा आर्टिकल 21 यूपीएससी का 3 साल पहले का पेपर था, राइट टू मैरिज, मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकती हूँ। पापा बोलेंगे जूता लाओ, यही सुप्रीम कोर्ट खुलेगी, ठीक है। तो चीजें ऐसे नहीं चलती, ठीक है। लेकिन नो डाउट आज की डेट में मीडिया एंड सोशल मीडिया ने आपको लॉ के बारे में ज्यादा अवेयर किया है। जैसे आपने देखा होगा, लड़कों ने चाबी निकालने की पावर, जो क्या बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस में हटाते हैं, वो पावर नहीं है। पहले पता नहीं था, वैसे भी डर लगता है वर्दी वालों से, कौन लड़ने जाए, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, आप चाबी नहीं निकाल सकते। अब बात है, जितनी अच्छी तरह लॉ को जानते हो, एक सिटीजन यदि बहुत ही इन्फॉर्म्ड सिटीजन है तो उससे कोई भी लॉयर भी डरते हैं। आप देखिए उससे कितना जो बड़े लोग हैं उनके लिए लॉ बस बार्क करता है, आप लोग को कट भी करता है। जैसे एक मीडिया में एक स्टेटमेंट आया था, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा कीजिए या आप हिंदू पढ़ा कीजिए, तो जो जुडिशियरी भी होती है ना, वो बड़े और इन्फ्लुएंस पीपल को सुप्रीम जुडिशियरी इज लाइक अ डॉग विच बार्क एट एवरीवन, भौंकती सब पे है, बस काटती किसको है? नॉन इन्फॉर्म्ड और जो लोकल या सोशली बैकग्राउंड में कमजोर होते हैं। बड़े लोग केस से बच जाते हैं, उनका ड्राइवर चला रहा था गाड़ी, तुम नहीं बचा पाओगे, तुम ही चला रहे थे गाड़ी, नहीं भी चला रहे तब भी तुम ही चला रहे थे गाड़ी, ठीक है। बाकी ऐसा ड्राइवर सबको मिले जय सलमान खान, ठीक है। द थिंग इज, यही पावर होती है, आप जानोगे तो इन्फॉर्म डिसीजन लोगे, नहीं जानोगे तो फिर हमारा देश दूर तक जाएगा,
ठीक है, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के बारे में। इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहते हैं और रिवॉल्यूशन ऑफ 1688 भी कहते हैं, 89 तक चला था। ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, अभी आप समझने में ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या है ना, देखो, पोस्ट कोविड इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल पीरियड फॉर द स्टूडेंट्स। 2018-17 में जब हम तैयारी कर रहे थे, या 15-16 में पहली बार जब मैंने मेंस लिखा था, 16 में पहली बार इंटरव्यू दिया था, गूगल का ज्यादा यूज नहीं कर पाते थे, ज्यादा थी इतना था कि ऑर्कुट या फेसबुक यूज करना है, एक्स को देख लेते थे, खुश हो जाते थे। ठीक है, क्या क्लास में कोई लड़की मिले उसको ढूंढ लिया, स्टॉक कर लिया। ठीक है, लेकिन आज की डेट में ना, वो 2 साल का जो गैप हुआ ना, बच्चों को मजबूर किया यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस देखने के लिए। आप कुछ मत कीजिए, आप ग्लोरियस रिवॉल्यूशन लिखिए और साथ में यूपीएससी लिख दीजिएगा, यू विल गेट डिफरेंट अच्छे अच्छे टीचर, बेकार बेकार टीचर, हर प्रकार के वीडियोस मिलेंगे। 15 मिनट में आपको इसे समझ आ जाएगी। तो कभी भी हो सकता है, नोट्स मेकिंग कभी भी हो सकती है दोस्त, लेकिन जो सुन लिए कहानी में एकदम हिंदी में सिंपलेस्ट वे में समझा रहा हूँ, मैं कोई वोकैबुलरी यूज ही नहीं कर रहा, वो सुनने के बाद फिर तो लिख ही लेंगे, मैं लिखवा ही दूंगा। ठीक है, सेकंड टाइम रिपीट भी हो जाएगा, थर्ड टाइम रिपीट करने की जरूरत नहीं। स्टार्ट राइटिंग आंसर्स। पिछले साल के पेपर 2 भी फंस गए आज के लेक्चर में, लिखो, लिख के दिखा दो, सर और बेहतर कर सकता था क्या, है ना। तो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर, आपको थोड़ा थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एज अ फिलॉसफी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह लिमिट करती है, ऑब्जेक्टिविटी और आर्बिट्रेरीनेस क्या होता है, पॉलिटिक्स क्या होता है। इसके बाद मैं आता हूं द फर्स्ट रिवॉल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जहां जिसके कारण आज की डेट में कॉन्स्टिट्यूशनल आपको संविधान देखने को मिलता है। कोई और पूछना चाहता है, पूछना, फिर हम आगे बात कर सकते हैं। नहीं दिया, दौरा मुश्किल है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप, हाँ, डिक्टेटरशिप में ये होता है कि मैं जो भी आर्बिट्रेरी चाहूँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मेरे से मन किया, तुमको अभी एक झापड़ मार दिया, या तुमको क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, तुमसे गाली गलौज कर दी, दिस इज वेरी डिक्टेटरशिप वे ऑफ टीचिंग। ठीक है, बट यू हैव ऑल द राइट टू कॉल टू एम के यादव सर इन दिल्ली और दिस पर्टिकुलर गाय जो सेंटर हेड है यहाँ पे, और जो एक रूल होगा, मैं जिसको साइन करके आऊंगा कि भाई मेरे को इतने लाख रुपए मिलेंगे तुमको पढ़ाने के, ये मेरे काम होंगे, इफ एनी डिसिप्लिनरी एक्ट में मैं फंसता हूं तो मेरी नौकरी छीन ली जाएगी, आई विल बी पुट इनटू जुरिसडिक्शन, दिस विल लिमिट मी टू नॉट टू डू सो। पहले हमारे टीचर्स जब हमारे टाइम पे थे, जब हम छोटे थे, तो यहाँ छेद कर देते हैं, हमारी मैथ्स टीचर थी, और मुर्गा उर्गा भी बने हैं बहुत बार। ठीक है, फिर वो मांडवली करनी पड़ती थी, सर यहाँ मत मुर्गा बनाओ, बाहर मुर्गा बनाओ, गर्ल्स के सामने बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है, द थिंग इज उस समय ऐसे रूल थे, आज की डेट में उसको लिमिट किया गया है, आज के स्कूल के टीचर नहीं मार पाते, तो डिक्टेटरशिप इतनी इजी नहीं है। हाँ, बस अपने स्पीयर में ना आप डिक्टेटरशिप रह सकते हो, जैसे जहां जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ साइलेंट हो जाते हैं ना, वहां वहां पूरी की पूरी पावर तुम्हारी हो जाती है, बीइंग द मास्टर ऑफ दैट एंटिटी, तो आप आर्बिट्ररी करते हो, होता भी है देश में। मैं ऐसा नहीं कह सकता डिक्टेटरशिप नहीं है, इन वेरियस लॉ। यदि आपके देखो, यदि इफ यू हैव द मेजोरिटी, हमारी पूरी देश चलती है मेजोरिटी से, सांसद में या असेंबली में, पार्लियामेंट असेंबली में, इफ यू हैव द मेजोरिटी यू आर डूइंग आर्बिट्रेरीनेस। लेकिन वहां पे द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 पिलर्स आर अपोजिशन एंड द मीडिया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस में भी है, सिटीजन पार्टनरशिप या पार्टिसिपेशन। आप लोग एनजीओ के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, डिफरेंट प्रेयर या पिटीशन के थ्रू यू कैन आस्क इन मीडिया। अपोजिशन के साथ आप लाइन अप हो सकते हैं, एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ दिनों पहले 2-3 हजार लोगों ने एक एसोसिएशन के थ्रू घेराबंदी की थी एमपीपीएससी ऑफिस की। दिस इज वी कैन डू, द राइट टू स्ट्राइक नहीं, लेकिन राइट टू असेंबल तो है हमारे पास ना। तो देयर आर समथिंग जो लिमिट करते हैं इस तरह की चीजों को, लेकिन होते हैं देश में, मैं डिनाई नहीं करता, देयर आर थिंग्स। और कुछ काउंटर क्वेश्चन? ठीक है, बहुत सारे टाइप के होते हैं। फिर जब आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो ना, तो गवर्नेंस के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप देखोगे ना, कुछ लोग कैपिटलिज्म को सोशलिज्म से मिला के न्यू सोशलिज्म बता देते हैं। ठीक है, कुछ बोलते हैं मैं राइटिस्ट हूँ, कुछ बोलते हैं मैं लेफ्टिस्ट हूँ, कुछ बोलते हैं मैं मॉडरेट हूँ या वो हूँ, लिबरल हूँ। ठीक है, कुछ बोलते हैं आई एम फेमिनाइन लिबरल, फेमिनिस्ट प्लस लिबरल हूँ। तो बहुत सारी चीजें फिलोसफीज है जो इस पे सेट हो जाए। ठीक है, तो द थिंग इज डिक्टेटरशिप जो इसके कारण है, जो बेसिक डिक्टेटरशिप है, एब्सेंस ऑफ एनी अपोजिशन
या एब्सेंस ऑफ एनी अदर एंटिटी जो उसको क्रॉस चेक कर सके, इतनी पावर नहीं है उनकी देखभाल, और जो भी वो आर्बिट्ररी ऑब्जेक्टिफाई या सब्जेक्टिफाई रूल लाना चाहता है वो कर सकता है। डिक्टेटरशिप बोल रहे हैं जैसे यहाँ पे तो डेमोक्रेसी आना मुश्किल है, अगर यहाँ तो आई थिंक किसी पे में आ सकती है। नहीं देखो क्या है ना, मैं आपको सही सही बताऊं, कोई अपोजिशन में भी हो तो पॉसिबल नहीं है सर। नहीं अपोजिशन अभी है नहीं, यदि मेरे से बात की जाए एज पर द रूल्स एंड द प्रोसीजर, यदि किसी हाउस में 10% की मेजोरिटी किसी के पास नहीं है तो अपोजिशन नहीं मानी जाती। पिछले 2 बार से कांग्रेस 10% भी नहीं ला पाई। 545 सीट है पार्लियामेंट में, 545 का कितना हुआ, 54 हुआ, ठीक है, 54 सीट्स है कांग्रेस के पास, नहीं है। तो आपने देखा होगा अपोजिशन नहीं है हमारे, बहुत बार बोला जाता है अपोजिशन ही नहीं है, ठीक है। तो डिक्टेटरशिप जिस तरह वो पूछना चाहता है या कोई भी पूछना चाहता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट अलाउ, लेकिन सब स्पीयर्स में होते हैं, और उसको लिमिट करने के लिए वी हैव द होली बुक, द बाइबल, द रामायण, द गीता, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड विच इज वेरी गुड कि उसे चेंज किया जा सकता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। पहले 309 के हिसाब से मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, मेरे को जेल हो जाती थी, फिर उसके बाद सोचा गया यार इस आदमी को सुसाइड करने जा रहे हो तो इसको सोशल या ह्यूमन टच चाहिए, आज की डेट में डिक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले ऐसा था कि होमोसेक्सुअल अलाउ नहीं था, ठीक है, वो तो गलत मानते थे, लेकिन रिलीजन में भी था, रिलीजियस बुक्स में भी ये एपिसोड्स दिखते हैं, नॉट इन ओनली इंडिया, ग्रीक्स एंड अदर माइथोलॉजी में भी दिखते हैं। लेकिन विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम लोगों को लगा कि शौक है किसी के साथ कुत्ता बिल्ली का, तो करे भाई, क्या कर सकता है, अपने पब्लिक स्फीयर में करे, चुम्मा चाटी बाहर न करे, वो तो ऐसे भी अलाउड नहीं। दिल्ली में होता है एक जगह, तो यहाँ भी होता होगा, आई डोंट नो, ठीक है, बताइए, ठीक है। हाँ तो में तो मतलब रूल ही चेंज हो गया ना उसके मतलब 10 साल हाँ तो रसिया में भी हो गया। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन 2 प्रकार के होते हैं दोस्त, फ्लेक्सिबल जो बहुत इजीली चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और रिजिड होते हैं, ठीक है, जो चेंज नहीं हो सकते, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है उसमें। हमारा दोनों है, तो वहाँ का रूल फ्लेक्सिबल है, वहाँ की फिलोसफी फ्लेक्सिबल है, इसलिए किया है। चाइना में तो ये भी रूल है कि तुमको यदि जेल हो गई तुम पैसे दे के इसको जेल भेज सकते हो, गवर्नमेंट विल अलाउ यू। हाँ, डिपेंडिंग ऑन द वहाँ जो फिलोसफी है ना, मीडिया को इतनी पावर नहीं करती। मैं तुमको एक चीज और बताऊं, मैंने ओरिएंटेशन क्लास में बताई थी, चाइना हैज लिस्ट ऑफ मैक्सिमम फंडामेंटल राइट इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो इंडिया में आर्टिकल में दिए गए हैं ना फंडामेंटल राइट, उससे बड़ी लिस्ट है उनके पास, लेकिन हमारे पास ना आर्टिकल 32 है, जिसको सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, की टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, बाय बी.आर. अम्बेडकर, आत्मा कहा जाता है। लेकिन ये आर्टिकल 32 चाइना में नहीं है। मैं तुमको बोलूं, जैसे मैंने क्लास स्टार्ट किया आज पहली बार, आप में से कुछ लोग पहली बार मिले, कुछ लोग मेरे को जानते हैं पहले से, ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाऊंगा, 50,000 सवाल पूछोगे, मैं आंसर दूंगा, नहीं बनेगा अगले दिन दूंगा, लेकिन तुमको सेटिस्फाई करके जाऊंगा, दैट्स माय थिंग, ठीक है। तुम पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, मान लो मैं मना कर दूं कि अब हो गया, 2 सवाल हो गया, मत पूछो, कोई मेरे को लग रहा है कि किसी भी रीजन से या तो तुम डिस्टर्ब कर सकते हो या तो मैं फंस जाऊंगी, बेइज्जती हो जाए मेरी, द थिंग इज, ठीक है। तो आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जाके अपनी फंडामेंटल राइट वापस लेने के लिए आपको पावर देता है बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाना, सीधे सुप्रीम कोर्ट कि मेरी फंडामेंटल राइट मेरे से छीनी गई है। दिस इज आर्टिकल 32 एंड दिस इटसेल्फ कम्स इन फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 को लेना भी एक फंडामेंटल राइट है। चाइना में लिस्ट दी है, लेकिन आर्टिकल 32 दिया ही नहीं, मेरी फंडामेंटल राइट छीन ली गई, किसके पास जाना है, कहीं नहीं दिया है, ठीक है। गवर्नमेंट के पास तुम गए, गवर्नमेंट को मानना है तो ठीक है, नहीं मानना ठीक है। आप ही जैसे बहुत सारे स्टूडेंट चाइना में गए थे टिनामेन स्क्वायर, जिसकी अभी कुछ दिनों पहले एक एनिवर्सरी मनाई गई, ठीक है, सभी बच्चों को तोप, आपने फोटोज देखी है चाइना की, तोप खड़ा कर दिया था, बच्चे खड़े थे, स्टूडेंट यूनियन, उन पर गोलियां चला दी गई थी, कोई स्टूडेंट यूनियन नहीं होगी, हमारे यहाँ स्टूडेंट यूनियन बहुत एक्टिव। तो डिपेंडिंग ऑन द फिलोसफीज, वहां पे जो फिलोसफी है जो उनकी, वो अलाउ नहीं करती इतनी फंडामेंटल राइट, वो चाहते हैं ओनरशिप पूरी गवर्नमेंट की रहे, सिंगल पार्टी रूल है वहां पे, मतलब चाइना की वो सिंगल पार्टी से कौन पीएम बनेगा, कौन क्या बनेगा, वो उसी पार्टी से बनेगा। यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है, यहाँ तो एक छोटी सी पार्टी जिसको 2 सीट भी मिल जाए उसको भी वहां लेजिस्लेचर में एज अ फोरम बोलने की इजाजत है। आपने देखा होगा आज से कुछ साल पहले, यदि आप बहुत छोटे थे नहीं पढ़ते होंगे इतना न्यूज़पेपर, ट्रांसजेंडर बिल आया था, वो एक बाहर का जो प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, यदि कोई गवर्नमेंट के बाहर कोई बिल लेकर आए उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। हमारे पास ये भी पावर है कि जो सरकार में नहीं है, मिनिस्टर भी नहीं है, वो भी एक बिल पास करवा सकता है, प्राइवेट मेंबर बिल आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेरेक ओब्रायन थे जो बहुत बड़े क्विज मास्टर भी रहे हैं, ही इज नाउ
MP member of parliament from West Bengal. He came up with this bill, transgender bill. So we have this type of power of debate and discussion and dissent that makes our democracy more powerful. But China do not have. उनकी constitution allow कर देता है. They do this. कल हमारा constitution में 5 आर्टिकल हटा दो, हम भी करने लग जाएंगे. That is the power of limitedness. लिमिट करना गवर्नमेंट को. हाँ DPSP, लेकिन दोस्त वो जस्टिसेबल नहीं होती, यदि मैं आपको बताऊं. लेकिन एक चीज है दोस्त, देखो मैं तुमको बहुत अच्छी चीज समझाता हूँ. तुम अपने पापा को झाटा मार दोगे, तो मैं अपने पापा को मार दिया झाटा, ठीक है, तो मेरे को जेल वही होगी जैसे मैं तुमको मार दूं लड़ाई की. लेकिन मैं अपने पापा को क्यों नहीं मारूंगा? मॉरल ऑब्लिगेशन. मैं अपने पापा को नहीं मारूंगा, चाहे जो जाए, मैं बहस कर लूंगा, ठीक है, ये हम डिबेट कर सकते हैं एक लेवल के बाद. मैं कर सकता हूँ, मैं 30 साल का हूँ, ठीक है, ठीक है, तो कर सकते हैं, एक अच्छी आर्गुमेंट हो सकती है. लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन है जो हमको रोकता है. तो अपनी दोस्त की बहन को नहीं देखते ना, बाकी दुनिया की सभी बहन को देखते हो. मॉरल ऑब्लिगेशन, DPSP आर सेम एज अ मॉरल ऑब्लिगेशन. ठीक है, हमको पता है जस्टिसेबल नहीं है, लेकिन हमको याद तो दिलाया जाता है. इस बार इंडिपेंडेंस डे में हमको मोदी जी ने याद दिलाया कि लेट्स सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट एवरी होम, एवरी एंटिटी. झंडा उठाइए. एक्चुअली इज वेरी गुड एट PR, लेकिन ठीक है, चलो किया तो ना, सबने झंडा फहराया, सबने बहुत अच्छे से थाली वाली भी बजाई 3-4 साल पहले, ठीक है, तो है मॉरल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट होती है, कोई दिक्कत नहीं. हाँ, बहुत अंतर होता है मैडम, बहुत ज्यादा अंतर भी नहीं होता. ह्यूमन राइट्स आर द नेचुरल राइट्स गिवन बाय द नेचर टू द ह्यूमन बीइंग और द होमो सेपियंस. ठीक है, उनमें से कुछ राइट्स को यू हैव गिवन अ प्लेस इन योर रूल बुक, and these rights are very fundamental to these rule book, therefore it is called fundamental. Without these fundamental natural human right, I don't think इस क्लास में मजा आएगा. I gave you right to speech, और right to speech तो भगवान ने दिया तुमको, but I recognize that thing. सांस लेने की पावर तुमको दी है भगवान ने, लेकिन मैंने बोला आराम से सांस. मेरी क्लास में वो तो बीच में सो जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं. अरे सांस हो रही थी, मैं कभी दिक्कत भी नहीं बताई, मैं टोक दिया बस. तो दिस इज व्हाट ह्यूमन राइट्स में जिस राइट्स को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल माना है फॉर अ फंडामेंटल लिविंग ऑफ अ होमो सेपियन, दैट इज कॉल्ड. नाम है, आराम से बढ़ सकते हैं, बढ़ाइए. दे आर ऑल द रूल्स. फंडा आर्टिकल 21 तो हर दूसरे देश से बढ़ रहा है. राइट टू मैरिज आज से 3 साल पहले 21 में इंक्लूड किया गया है. बढ़ रहा है. UPSC ने क्वेश्चन पूछा था इस पर, आराम से बढ़ रहे हैं. अभी हम बात कर रहे हैं, क्या पता है सुप्रीम कोर्ट एक और अभी परसों का केस है शादीशुदा लोगों के लिए. यदि मेरी बीवी बोलती है कि मंगलसूत्र नहीं पहनूंगी, तो इसका मतलब मेरे जैसे लड़कों या हम जैसे लड़कों के लिए ये एक मेंटल क्रुएल्टी है ना. और ये मेंटल क्रुएल्टी, मेरे को भी राइट टू लाइफ है, एक अच्छा जीवन जीने का राइट है, और मेंटल क्रुएल्टी मेरी बीवी दे रही है. दिस कैन बी अ रीजन फॉर माई डाइवोर्स. केरला हाईकोर्ट ने दिया है अभी 4 दिन पहले. इफ यू सी इंस्टाग्राम, न्यूज़पेपर मत पढ़ो, इंस्टाग्राम तो देखते हो ना. दिस इज व्हाट. तो इट्स वेरी इवॉल्विंग नेचर, एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, लेकिन इसलिए बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, जीता जागता है. भाई कल मेरी उंगली कट गई, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा इस पैर में ऑपरेशन हुआ है, मैं जब डेमो दे रहा था आपको बताया था, ठीक है, तो मेरा ये पैर ज्यादा मजबूत हो गया है. फिर मैं बहुत से काम इस पैर से करता हूँ. इस हाथ में बचपन में राइट हैंड आपका टूट गया, आप लेफ्टी भी हो जाते हो. दिस इज लिविंग, दिस इज व्हाट अबाउट लिविंग थिंग डू. तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, इट्स मोर ऑफ इवॉल्विंग इन नेचर. अभी द कमिंग टाइम इवॉल्व हो रहा है. ठीक है, यस. द बेस्ट पार्ट इज कि जो हमारे सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के, जो पहले के पार्ट है, वो उसको वापस भी खींच रहा है. हम जितने भी न्यूक्लियर होते जाएं, हमारी सभ्यता बीच बीच में आपको एक फ्लैशबैक देके वापस भी लाती है टुवर्ड्स द घर. ठीक है, आप जितने भी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया बाहर चले जाएं, कोई एक फ्लैशबैक आता है, कोई एक गाना आता है, कोई पिक्चर आता है, कोई भी एक थ्योरी आती है जिसमें आपको माँ बाप की याद आती है कि ये जो देश है मेरा, जाके बिजली बनाएंगे वहां. तो देयर आर इंसिडेंट. दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और से एनी कॉन्स्टिट्यूशन. जब आपको बताऊंगा आगे जाके, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट रूल्स, थ्योरी और फिलोसफीज, इट्स अबाउट द विजन ऑफ माई एंटिटी.
भाई तुम इस कोचिंग में आए, हमने आपको एक विजन बेचा ना, तो कुल मिला के वो जो रूल है हमारा, हमने जो सोच के रखा है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इस कोचिंग का, वो भी तो विजनरी है, एंड इट विल चेंज विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। तो दिस इज व्हाट लिविंग डॉक्यूमेंट। क्यों बोला जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट? और पूछिए, क्लास कब तक चलती है आप लोग की? मेरे को क्या था, मेरे को कोई काम ही नहीं है भोपाल में, मेरे को बुलाया ही गया है बस पढ़ाने के लिए। वैसे मेरे को लगता है 2.5 घंटे की क्लास है ना, मेरे को क्या, मेरे को तो पैसे मिल रहे हैं। और कोई डाउट? आगे बढ़े, ठीक है। हाँ दीदी, बढ़ाना घटाना भी बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। 22 करना है कि 26 करना है? 26। मैं हॉट हूँ एक्चुअली, कि मैं हॉट हूँ ना तो हो जाता है लोगों से। कुलदीप, सूरज, सुनो एक बार। तुम लोगों को तो ठंडी लग रही होगी ना, गर्म। इसको 25 कर दो, 26 कर दो, ये 24 रहने दे। हाँ इसको 24 रहने देना। इसको 24 रहने दे, उसको 26 कर दे। हाँ उसको 19 मत कर। हाँ ठीक। मैं खाली आदमी मैडम, मेरा यहाँ भोपाल में एकमात्र काम है अपने माँ बाप के साथ 15 दिन बिता लेना और तुमको पढ़ा देना, और 2-3 जगह और यदि कहीं हो जाएगी। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आप सब लोग कंसेंसस बिल्डिंग कर लें, बिल पास कर दें, ठीक है। कितने बजे चाहते हो तुम लोग क्लास? 3:30 से आना चाहते हो? 3 से कर लें भैया कल से क्लास। कोई कुछ नहीं बोला, पास द बिल, वो ठीक है। मैं बोल दूंगा अपने आंसर को 3 बजे से। ऑर्डिनरी का तुम लोग कुछ बोला ही नहीं ना, भी इकरार होता है। वोटिंग कर लो भाई, कौन कौन 3 बजे आना चाहता है? 1 2 3 4 5, तो 2 ही लोग बचे। तुम लोग का जीवन थोड़ी है कुछ कांग्रेस हो तुम लोग, घंटा कोई नहीं सुन रहा। क्या करूं मैं, ऐसे दुखी बात नजर से मत देख, ठीक है। और कोई डाउट हो बताओ। देखो दोस्त, मेजोरिटी की सुनी जाती है, सच्चाई यही है देश की। 1688 का ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ब्लड शेड बहुत कम हुआ था इन द स्केल ऑफ अदर इंग्लिश रिवॉल्यूशंस। इसको ग्लोरियस रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। ग्लोरियस इसलिए कुछ लड़ाई वड़ाई नहीं हुई, बहुत छोटे में इतना बड़ा काम हो गया, ठीक है। मतलब कुछ नहीं किया तुमने, बस अपने भाई को फोन किया कि 4 गुंडे ले आना, सामने वाला वो 4 गुंडे के नाम पे ही बोला सरेंडर, ठीक है। भोपाल में तो वैसे ही फेमस है गुंडे ही, ठीक है। तो 1688 में हुआ था, 1689 तक हुआ था, 1 साल का ये पूरा रिवॉल्यूशन था। क्या था उसको थोड़ा जानते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं जो आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझने के लिए समझिएगा, ठीक है। जैसे मुस्लिम में सेक्ट होते हैं, सेक्ट मतलब फिलॉसफीज। मैं रिलीजन चेंज करने की बात नहीं कर रहा है, हम सभी का रिलीजन हिंदुइज्म है, यदि कोई अलग रिलीजन बिलोंग करता है तो बात अलग, ठीक है। अब मैं शंकर भगवान को मानूं या मैं नहीं मानूं, या मैं विष्णु जी को मानूं, या मैं भक्ति मूवमेंट में मीरा जी को मानूं, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। सैविज्म सेवाइट, विष्णुवाइट वैष्णव जी, और एक चलती है शक्ति मूवमेंट जिसमें माता को माना जाता है। आप पूरे इंडिया में डिवाइड कर सकते हो मोटा मोटी, ये वैष्णवाइट्स हैं। नीचे जाके किसी भी मंदिर में चले जाओ, विष्णु भगवान का ही मंदिर है, तिरुपति बालाजी से लेके कोई भी, या उनके अवतारों का, राम जी से लेके। यहाँ पे ज्यादातर आपको शंकर भगवान दिखेंगे, और इस एरिया में बंगाल उड़ीसा साइड में माँ की पूजा होती है। तो ये अपनी अपनी सेक्ट या अपनी अपनी फिलॉसफीज हो सकती हैं। वैसे ही अपने मुस्लिम भाई बहनों की सिया सुन्नी है, वैसे ही हमको थोड़ा चर्च के बारे में जानना है, ज्यादा नहीं जानना चर्च के बारे में, ठीक है। आपको इतना नहीं डीप में जाना होता, लेकिन बेसिक आइडिया की लड़ाई क्यों हुई पता तो चले, ठीक है।
ये पूरा जो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन है ना, उसके दो कॉज थे। एक तो जरूर होगा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल तो दुनिया का पार्ट है, और दूसरा रिलीजियस। और जहां पे पॉलिटिकल और रिलीजन मिल जाता है वहां तो मजा ही आ जाता है। चर्च के दो सेक्ट हैं बहुत साल पहले से, जब से मार्टिन लूथर, सुना है मार्टिन लूथर के बारे में, जब से एक किताब रिलीज हुई थी और चर्च के बारे में कुछ लिखा गया था, उसको इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80 वर्सेस कहते हैं। अ बुक नेम 80 वर्सेस वाज पब्लिश्ड, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद चर्च में क्या क्या घिनौने काम होते हैं, गलत काम होते हैं, या चर्च में किस तरह आर्बिट्रेरीनेस है, मिसयूज ऑफ पावर है, उन सब के बारे में एक ऐसे था। इसको पढ़ के मार्टिन लूथर ने रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया पूरे क्रिश्चियनिटी में। हम रिफॉर्म करेंगे, जैसे हिंदुइज्म में हम रिफॉर्म करेंगे। उसके बाद से चर्च दो पार्ट में बट गया, कैथोलिक्स, वो सुना होगा आपने, और प्रोटेस्टेंट। इतना ही जानना है अपन को, ठीक है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, अभी नहीं पढ़ना है। कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट जो लूथर को मानते हैं, मार्टिन लूथर को मानते हैं और रिफॉर्म करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, या चर्च में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं, उनको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। और जो रोमन कैथोलिक को अच्छी तरह मानते हैं वो कैथोलिक्स कहलाते हैं। और कुछ डिफरेंसेस बता देता हूं। जब जीसस क्राइस्ट ने पहली बार चर्च में एपोस्टल पीटर नाम के एक पोप बनाए थे, ठीक है, पहले पादरी बनाए थे एपोस्टल पीटर, APOSTLE पीटर, ठीक है। वहां से एक टर्म शुरू हुआ पोप। अभी भी वेटिकन में पोप आते हैं। जो रोमन कैथोलिक्स है ना, या कैथोलिक्स जो है, वो पोप को मानते हैं, उसकी सुप्रीमेसी को मानते हैं, प्लस बाइबल को भी मानते हैं। प्रोटेस्टेंट पोप को नहीं मानते, ठीक है, समझ आया। प्लस कैथोलिक आर्ट फॉर्म को मानते हैं। वो ये कहते हैं, हमारे यहाँ भी भक्ति मूवमेंट में स्टार्ट हुआ था, कि ये मूर्ति में भी जीसस क्राइस्ट है। प्रोटेस्टेंट नहीं मानते, एवरीथिंग एवरीवन हैज जीसस इन इट। इस तरह के इनके भी सेक्ट में फिलोसफिकल डिफरेंस है। मतलब ये पोप की प्राइमेसी को मानते हैं, और ये अभी मानते हैं जो अभी के पोप साहब हैं वो एपोस्टल पीटर के वंशज है। मतलब एपोस्टल पीटर कौन, जिसको जीसस ने पहली बार पोप बनाया था, ठीक है, या चर्च का हेड बनाया था। ये उस सबको नहीं मानते, ये दोनों अंतर, ठीक है। उस समय एक राजा था जेम्स टू, इंग्लैंड का जो राजा था उस समय जेम्स टू, ठीक है, वो कैथोलिक राजा था, ठीक है। उसकी जो बेटी थी, जो अगली हेयर बनने वाली थी, HEIR, अगली वंश जो उसको संभालना था, वो प्रोटेस्टेंट थी, ठीक है। उसका नाम था क्वीन मेरी, और उसके पति का नाम था विलियम ऑफ ऑरेंज। विलियम ऑफ ऑरेंज की पत्नी क्वीन मेरी। ये लोग प्रोटेस्टेंट को मानते थे, फिलॉसफी प्रोटेस्टेंट थी इनकी। और क्योंकि इनका कोई बेटा नहीं था जेम्स टू का, तो कैथोलिक किंग का अगला जो रूलर होने वाला था वो प्रोटेस्टेंट होने वाला था। लेकिन उनकी दूसरी रानी का एक बेटा हुआ, और उन्होंने अलाउ कर दिया कि मेरा अगला राजा भी कैथोलिक ही होगा, क्वीन मेरी नहीं होगी। तो जितने लोग भी उसके ऑफिस में प्रोटेस्टेंट को, फिलॉसफी को मानते थे, पॉलिटिक्स रिलीजन मिक्स, उन्होंने क्वीन मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज को बोला कि इफ यू अटैक इंग्लैंड विल ऑल सरेंडर। हमको बोलेंगे जाओ गोली मारो, हम बोलेंगे नहीं मारेंगे, तुमको मारेंगे, खत्म। जो आपके मीर जाफर साहब ने किया, पढ़ा हो ना बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है। मीर जाफर ने बोला नहीं मैं तो ब्रिटिश के साथ हूं, मैं गोली नहीं चला रहा, वही चीज तुम्हारे साथ करेंगे। तो क्या हुआ, और पॉलिटिकल रीजन तो मिल गया लोगों को, रिलीजन रीजन भी था, क्योंकि भाई पूरा का पूरा इंग्लैंड यदि प्रोटेस्टेंट के रूल में आ जाता, या कैथोलिक्स नहीं चाहते थे कैथोलिक प्रोटेस्टेंट के रूल में जाए, ठीक है, तो कुल मिलाकर पूरे रिलीजन में था। तो जेम्स टू पे अटैक हो गया। जेम्स टू ने 4-6 दिन लड़ाई की, उसके बाद जब उसके ही लोग साथ नहीं दिए, उसके जो मेजर्स थे, जनरल्स थे, साथ नहीं दिए, तो उसे सरेंडर कर लिया। उसके बाद जो वहां की पार्लियामेंट थी पावरफुल नहीं थी, ठीक है। कोई एक चीज बताओ, मैं राजा, मेरे 4 मंत्री तो होंगे, लेकिन 4 मंत्री पावरफुल नहीं थे, है ना। पावरफुल तो राजा ही था, राजा किसी भी मंत्री को गोली मरवा दे, कभी भी हटवा दे। उन मंत्रियों ने क्या किया, जेम्स टू और क्वीन मैरी से बिल ऑफ राइट साइन करवाई। दिस बिल ऑफ राइट ने पहला तो बोला कि इस इंग्लैंड में कभी भी क्या बोलते हैं, कोई कैथोलिक राजा नहीं बनेगा। इसकी डेट में आज इसलिए देखते हो आप लोग कि वो पूरा सिस्टम फ्रांस साइड का अलग है, कैथोलिक पोप चर्च, और इंग्लैंड का बहुत अलग है। तो बिल ऑफ राइट में ये है कि नो कैथोलिक किंग विल बिकम किंग एवर इन द इंग्लैंड।
प्रोटेस्टेंट्स ही बनेंगे। और वहां लुइस 14 राजा था फ्रांस का, वो कैथोलिक किंग था, वो कजन ब्रदर था इसका, ठीक है। तो ये इतना डीप में नहीं जाना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, द सॉवरेनिटी और द सुप्रीमेसी of the Raja will be curtailed by some memorandum of understanding, that is Bill of Rights। हमारे क्या राइट्स होंगे? पार्लियामेंट की ये पावर रहेगी, रेगुलर इलेक्शन होंगे, ऐसा ऐसा होगा। फर्स्ट टाइम राजा को, क्योंकि हमने तुमको जितवाया, अब तुमको गिव एंड टेक करना पड़ेगा। इसको क्विड प्रो क्यो भी कहते हैं, आगे जाके आप पॉलिटी में पढ़ोगे, क्विड प्रो क्यो। क्योंकि मैंने तुमको रात को अपनी बाइक दी थी गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए, इसलिए 4 दिन बाद जब मैं तुमसे तुम्हारा आई टैब मांगा तुमको देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी गलत कामों पे साइन किया है बीइंग अ कलेक्टर, इसलिए मैंने तुम्हारा एक फ्लैट तुम्हारी वाइफ के नाम पे बुक कर दिया अपने सोसाइटी में। यही होता है, यही करप्शन का सबसे बड़ा कारण, इन काइंड, ठीक है। क्योंकि हमने तुमको जितवाया, जेम्स टू को बिना किसी ब्लड शेड के टॉपल करा के आपको राजा बना दिया इंग्लैंड का। कहा छोटे छोटे जगह थे, यू आर किंग ऑफ द इंग्लैंड नाउ, ठीक है, और तुम्हारे ही वंशज चलेंगे यहाँ के किंग, ठीक है। तो दिस इज क्विड प्रो क्यो। हमको एक सुप्रीमेसी पार्लियामेंट की पावर चाहिए और कर्टेल्ड सुप्रीमेसी ऑफ द किंग चाहिए, एंड दे साइंड इट अंडर द ड्यू प्रेशर। दिस केम विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द वर्ल्ड। मोनार्की, राजशाही, लेकिन देयर केम अ बिल ऑफ राइट के बाद एक नई फिलॉसफी, constitutional monarchy। Monarchy will have all the power limited to the what is written in the constitution। धीरे 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 कॉन्स्टिट्यूशन मोर पावरफुल हुआ। आज की डेट में देखिए रानी बस कुछ नहीं करती, स्वॉर्ड पकड़ के ऐसे कर देती है, और हर बड़े बड़े इवेंट में रानी की वो एक इज्जत होती है, जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब की होती। क्या हमारी प्रेसिडेंट की, या पहले प्रेसिडेंट या अभी प्रेसिडेंट की, टिटुलर हेड के अलावा कोई भी बहुत पावरफुल पोजीशन है क्या? नहीं है। The main position is with the parliament का power, head of government, that is PM। head of state is president और रानी, रिपब्लिक या मोनार्की। head of government जो गवर्नमेंट बनाए, हमारे यहाँ पे head of government PM चलाता है, PM is more powerful and same is with UK। इस पूरी कहानी ने क्या कर दिया, दुनिया में एक नया फिलॉसफी लाई, मोनार्की कम, पार्लियामेंट्री पावर ज्यादा। धीरे 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 जिसने जो समझा, ठीक है। इंग्लैंड हम पे रूल किया अराउंड 200 ईयर्स, 200 साल। यदि 4 दिन तुम्हारे साथ एक कुत्ता रहने जाए, 5वें दिन रहोगे यदि भाग गया तो 200 साल रहे तुम्हारे साथ, तुम्हारे कल्चर से लेके तुम्हारे इंस्टिंक्ट तक। लाड साहब बोलते हैं ना गाँव में तुम्हारे, ये तो लाड साहब है, पढ़ाई नहीं करेगा। लॉर्ड को हम लॉर्ड नहीं बोल पाते थे, हम बोलते थे लॉर्ड साहब। जैसे आपने पढ़ा ना लॉर्ड वेलेस्ली, है ना, तो हम बोलते थे लॉर्ड वेलेस्ली साहब आ रहे हैं, लॉर्ड साहब है, गवर्नर जनरल है। ये है, इतना इफेक्ट हुआ है हमारे 200 साल में, हमारी सोच में। तो नो डाउट जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है या पार्लियामेंट सुप्रीमेसी धीरे धीरे जो डेवलप हुई, आपने पढ़ा होगा या सुना भी होगा सर जब पढ़ा रहे थे, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, फलान डेकन एक्ट, वहां की कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की, वहां की पार्लियामेंट बनाती थी, रानी साइन कर देती थी। वही आखिरकार हमने भी किया, हमने पार्लियामेंट सुप्रीमेसी की। साइन कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। हम राजा रानी को नहीं रखे पावर में, हम क्या हुए, हम हो गए रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी। इन आवर केस फिलहाल के लिए वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, वी हैव अ रिपब्लिक हेड ऑफ स्टेट, एंड वी आर अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे हेड ऑफ गवर्नमेंट विल बी हैव द सुप्रीम पावर इन द एंटिटी। दैट्स इट। और फिर उसके बाद 1919, 1935 और भी जो भी एक्ट्स है, उससे जो जो हमने सीखा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में स्टिल प्रेजेंट है। 70% ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम द ब्रिटेन एंड ओनली फ्रॉम 2 एक्ट्स, 1919 एंड 1935, इसलिए आपके सिलेबस में भी लिखा है। यही 2 एक्ट कॉपी पेस्ट है। यही मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पहले मॉडर्न हिस्ट्री आपको थोड़ी पढ़ानी पड़ेगी, वरना मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे बताऊंगा। दैट विल बी द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ आवर क्लासेस। But before we go to it, हमको एक फिलॉसफी जाननी थी, दिस इज ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। यहाँ तक कोई भी दिक्कत? ठीक है। तो मेरे को लगता है आज मैंने आपको कुछ एक बेसिक चीजें बता दिया। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें दिखा देता हूँ और कुछ लिख लीजिएगा, बाकी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से अभी एक रेस्ट का टाइम है, जहाँ पे आपको बस देखना है और समझना है, और जो भी डाउट हो आपको वो पूछना है आपको।
100% पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल यदि कहीं की पार्लियामेंट है पूरी दुनिया में, दैट इज इंग्लैंड। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल यदि कहीं जुडिशरी है, दैट इज अमेरिका। हमने दोनों से लिया, हमने खिचड़ी बना दी, तो आज तक लड़ाई इसीलिए चलती है, क्योंकि हमारे केस यहाँ पे जाते हैं, जुडिशरी फंसा देती है कि हम बैठे रहते हैं। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इज द रीजन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या पार्लियामेंट सुप्रीमेसी आई। इसलिए मैं ये वाली कहानी अक्सर स्टूडेंट को बता देता हूँ, तो उनको आइडिया रहना चाहिए अबाउट हाउ इट हैपेंड इन द वर्ल्ड। इंडिया का कोई सिस्टम नहीं है ये, ठीक है, इट केम फ्रॉम द इंग्लैंड, ठीक है। जो बड़े बुजुर्ग से देखा तो वही हमने किया। अमेरिका भी इंग्लैंड के अंदर ही था। अमेरिका का एक बहुत मस्त केस है, यदि आपको नहीं पता है मैं बताऊं। अमेरिका में इंग्लैंड वालों ने ही इंग्लैंड वालों से आजादी ली थी। इंडियंस ने इंग्लैंड वालों से आजादी ली और हम आजाद हो गए। अमेरिका में रेड इंडियंस थे, ट्राइबल थे, वहां पे इंग्लैंड की कॉलोनीज आके ट्रेड करने लग गई। इंग्लैंड में इतने ज्यादा टैक्सेस की दिक्कत थे, तो वो लोग क्या हुए, इंग्लैंड से ही अलग हो गए और खुद को अमेरिका बना लिया। यही चीज हमारे साथ भी हुई थी। आपने देखा होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, यदि थोड़ा भी देखा होगा, रेगुलेटिंग वूम, द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो मोनोपोली लेके आई थी कि पूरी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विल बी ओनली एंड ओनली विथ वन कंपनी ऑफ इंग्लैंड, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे चाइना के साथ ट्रेड कम कर दी उन्होंने, कॉफी की ट्रेड कम कर दी। पूरा 1857 रिवोल्ट के बाद तो पूरी रानी की रानी घुस गई, कंपनी खत्म हो गई और इसलिए परेशान हो गए। द थिंग इज अमेरिका टोटल केस है, वो इंग्लैंड वालों ने इंग्लैंड वालों से लिया है, यदि आप ज्यादा डीप में हिस्ट्री पढ़ेंगे वहां की, ठीक है। चलिए, तो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटी पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता भी रहता हूँ, और ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। बेसिक छोटे नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, हैंडआउट्स तो आपको मिलेंगे ही। क्योंकि इंडिया की पॉलिटी का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हम इंडियन पॉलिटिकल डेफिनेशन नहीं दे सकते, क्योंकि आपको यदि मैं मानूं एकदम नए नए बच्चों कुछ नहीं आता, विल स्टार्ट विद द ज्योग्राफी जो देखी गई है। पॉलिटी तो आपको बनती ही नहीं है ना, मैं ही तो मान चलूंगा। तो इंडिया कुछ नहीं है, एक साउथ एशियन पेनिनसुलर कंट्री है। इंडिया कुछ भी नहीं है, एक साउथ एशियन पेनिनसुलर कंट्री है। साउथ एशियन तो आप समझ गए होंगे, साउथ एशिया में हम बिलोंग करते हैं। और पेनिनसुला क्या होता है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ज्योग्राफी क्लासेस नहीं लगी है तो। A mass of land surrounded by water from the three sides is called a peninsula. इसका उल्टा बे और गल्फ, इसका उल्टा बे या गल्फ। कैसे? A water surrounded by land from three sides, and if it is narrow is Gulf of Khambat, and this is broad surrounded by land from three side is bay। ठीक है, प्रोसेस कर लीजिएगा फिर बताइएगा। स्ट्रेट होता है दोस्त, दो लैंड को जोड़ने वाली पतली सी पानी की लाइन, स्ट्रेट। दो लैंड है को मीट करनी, पूरा छोटी सी चैनल ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्ट्रेट। मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रेट। तो इंडिया कुछ नहीं है, एक साउथ एशियन पेनिनसुलर कंट्री है। पेनिनसुला क्या होता है सर? पेनिनसुला कुछ नहीं होता है, एक लैंड मास तीन साइड से पानी से घिरा होना चाहिए। बे ऑफ बंगाल या गल्फ ऑफ खंबात क्या होता है? जस्ट उल्टा, पानी यदि तीन साइड से लैंड से हो जाए। ब्रॉड या नैरो, ब्रॉड मतलब बे ऑफ बंगाल दुनिया का सबसे बड़ा बे, और सबसे छोटा गल्फ ऑफ खंबात जहां आपकी नर्मदा ताप्ती गिरती है, ठीक है। और स्टेट भी आपको बता ही दिया, सराउंडेड बाय हिमालय इन नॉर्थ, ठीक है, बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी इन द साउथ, ठीक है। इंडिया ऑफिशियली इज द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आप कभी भी जाइएगा यूनाइटेड नेशंस में ना, गणतंत्र, भारत का गणतंत्र बोले जाते हैं। मतलब एक होता है, जैसे मेरे पापा का नाम एसडीपी पांडे, लेकिन कहीं बहुत बड़े जगह जाएंगे, कोई सम्मान भारत रत्न मिले तो पूरा नाम बोल दिया जाता है, श्री ऐसे करके, ठीक है। तो इंडिया को इंडिया बोलते हैं, लेकिन जब आप ऑफिशियली कभी जाते हो ना यूनाइटेड नेशन WHO, तो आप देखना भारत का गणराज्य या रिपब्लिक ऑफ इंडिया, रिपब्लिक ऑफ चाइल्ड ऐसा लिखा रहता है। तो इंडिया ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज अ कंट्री इन द साउथ एशिया। तो एक ये भी वर्ड है, मतलब ये मैं आपको कुछ आइडिया दे रहा हूं। इफ एवर यू नीड टू इंट्रोड्यूस इंडिया इन वन लाइन बिफोर यू स्टार्ट योर आंसर, कहीं ऐसे जरूरत पड़ गई, यू कैन यूज एनीथिंग ऑफ, कुछ भी यूज कर लीजिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, ये बस आइडियाज है।
सब मत लिखने लग जाएगा, पागल हो जाएंगे, एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। क्या है इंडिया? एक डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी। अभी फिलहाल के लिए 3 चीज समझेंगे, डिबेट, डिसेंट और डिस्कशन का पावर पीपल को दिया है, या पीपल को तो नहीं दिया है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल को दिया है, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। हम अपने एमपी एमएलए, हम अपना वार्ड मेंबर बना के भेजते हैं, हमारे वार्ड मेंबर अपने में करते हैं, सरपंच बनाते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है दोस्त, स्वीडन में है, नॉर्वे में है, इंडिया में भी है, मैं ऐसा नहीं कहता। इट्स अ टूल जहां यूज हो जाए। अब जैसे मैं तेरे से पूछ के छुट्टी दे दूं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मैं सबसे पूछ के छुट्टी दे दूं तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब एक रूल ऑफ प्रोसीजर के थ्रू। लेकिन मानूंगा सबकी नहीं ना। मैं तुमको एक चीज बताऊं, 3 बजे वाली क्लास तय हो गई कल से, लेकिन तुम दोनों नहीं आना चाहते 3 बजे। नहीं हुआ ना तुमसे, तो मैंने तुम्हारी बात तो नहीं मानी ना, मैंने मेजोरिटी की बात मानी। एक्चुअली ऐसा होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, रूल्स एंड रेगुलेशन और एक्ट आर मेड बाय द पीपल इटसेल्फ। जैसे आपने ब्रेग्जिट सुना है, ब्रेग्जिट, यूरोपियन यूनियन जब तक प्रॉफिटेबल था। अब यूरोपियन यूनियन क्या है सुनिएगा अच्छी तरह, ये भी समझा देता हूं। पूरा यूरोप में बहुत सारे वर्ल्ड वॉर और हिस्टोरिकल वॉर्स हुए। जब आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने 7 ईयर वॉर सुना होगा, हमने बताया होगा, थोड़ा सा रेफरेंस दिया होगा कि जब यहाँ पे इंडिया में नाटक चल रहा था, पोर्टुगीज भी थे, डच भी थे, फ्रेंच भी थे, इंग्लिश भी थे, तो यह फ्रेंच और इंग्लैंड में 7 ईयर तक वॉर चला। फिर ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है, मैं भी थोड़ा आइडिया बताऊंगा क्योंकि हमको भी पढ़ना। अमेरिका नहीं, पूरे यूरोप में चल रहा था, यूरोप में किसकी हेजेमोनी होगी, ठीक है। इन सब के कारण आपने देखा होगा यूरोप बहुत छोटी छोटी कंट्रियों या एंटिटी में बढ़ गया। इंडिया भी ऐसा हो सकता था, लेकिन इंडिया में हम यूनाइटेड रहे। तो मेरे को यहां से यूपी जाना है तो मेरे को एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करना है। इंडियंस हम सब हैं तो हम सबको सेम नौकरी मिल सकती है, लेकिन यहां तो ऐसा नहीं है। फाइनेंशियली अपने आप को एक एंटिटी बनाने के लिए, पॉलिटिकली हम अलग रहेंगे, फाइनेंशियली लेबर लॉ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक ही करेंसी, वरना तो करेंसी ट्रांसफर होने में 4 दिन लग जाए। इन्होंने एक यूनियन बनाया जिसे कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ब्रिटेन यूरोप का पार्ट नहीं है, देखा जाए तो मैप देखिएगा दूर है, ठीक है। उसने बोला हम भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट बनेंगे। और जब लेहमैन ब्रदर वाला फॉल हुआ अमेरिका में, ग्रीस लुट गया, बर्बाद हो गया और पूरा यूरोपियन यूनियन गिरने वाला था, तो ब्रिटेन ने बोला हम एग्जिट करेंगे। ब्रेग्जिट किससे पूछा गया? वहां की पार्लियामेंट से नहीं, वहां के लोगों ने डिसाइड किया, यस और नो, जिसे कहते हैं क्या, रेफरेंडम। ऐसे ही 3 टूल्स होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के। रेफरेंडम, लोगों से पूछ के लॉ बनाया जाए, लोगों से पूछ के हम पाकिस्तान को जम्मू कश्मीर दे दें। तुम सबसे वोट कराया, जैसे तुम अपने पीएम बनाते हो, मैं पूछूं प्रेसिडेंट, हम अमेरिका ये सॉरी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को दे देते हैं। 11 लोग में 8 लोगों ने बोला हाँ दे दो, खत्म करो, ठीक है, तुम दे देंगे, दिस इज कॉल्ड प्लेबिसाइट। और इसके अलावा होता है राइट टू रिकॉल, जो हमारे पंचायत में है, एमपी में। आप सरपंच को वापस 5 साल के पहले गिरा सकते हो, यदि 50% ज्यादा वोट कर दो कि सरपंच सही नहीं है। पीएम को गिरा सकते हो? नहीं। यूरोपियन कंट्रीज में ये 3 डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल पीपल्स के पास है। राइट विद इन द पीपल, ट्रू डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे पास यदि सरकार गिरानी है, हमारे एमपी एमएलए सरकार गिराएंगे, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, यही डिफरेंस है, ठीक है। और कुछ? सर हम लोग रिपब्लिक ऑफ मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ ये क्या होता है, यूरोप में बोल सकते हैं ना, यदि वहां रिपब्लिकिज्म है तो। यूरोप में तो बहुत मतलब अलग अलग प्रकार का, वहां अभी भी कुछ जगह मोनार्की है, कुछ जगह रिपब्लिकिज्म है, तो वहां अलग अलग। जो रिपब्लिक उसको रिपब्लिक बोलो ना, आप रिपब्लिक ऑफ चाइना बोल दो यदि वो रिपब्लिक है तो, है ना, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी में आप समझ गए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी समझ गए। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल्स यूज हुए हैं, कभी ये मत मना कर देना कि हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, नो डाउट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लार्जली वी हैव अ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे रिप्रेजेंटेटिव लॉ बनाते, तुम हमें बनाया लॉ बनाया गया नहीं, लेकिन तुम लोगों ने यदि आजादी करवा दी क्या हिस्ट्री क्लास में, देश का आजाद हो चुका है, तो वेस्ट बंगाल और पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल और पंजाब में प्लेबिसाइट कराई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, पढ़ा होगा सबने, लास्ट क्लास में पढ़ाया होगा। कहाँ का डायरेक्ट टूल है, लोगों ने डिसाइड किया था, लोगों से पूछा गया था, जैसे सरपंच के इलेक्शन होते हैं, ना कि पार्लियामेंट से पूछा गया था। प्लेबिसाइट रेफरेंडम देश में हुआ है 47 में, ठीक है। और राइट टू रिकॉल तो मध्य प्रदेश सरपंची में है, बाकी स्टेट में नहीं है, लेकिन हमारे स्टेट में, अवर स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट जिसमें राइट टू रिकॉल है।
हम 5 साल से पहले सरकार गिरवा सकते हैं, लेकिन बाकी जगह नहीं गिरा सकते। पर कमलनाथ की स्टे ही हुआ है। नहीं मैडम, उसमें हमने सरकार नहीं गिराई थी, हमने जिनको वोट किया था हमारे एमएलए डिफेक्ट कर गए थे। मतलब रूल ये होता है मैडम, इस क्लास में मेरे को पढ़ाने के लिए, ठीक है, मेरे को कम से कम 50% बच्चे का सपोर्ट चाहिए। कल तुम 11 में से 9 बच्चे चले गए कि बेकार पढ़ाता है, चूतिया, हटाओ, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। टू बी वेरी फ्रैंक एंड ट्रू, दो कोई भी रीजन हो, आइदर इतनी कंप्लेन का टीचर अपना सेल्फी को में नहीं पढ़ाता, और दूसरी चीज वो भी बोलेंगे अपना नाम थोड़ी खराब करवाना है। तो सरकार में पीएम सीएम को रहने के लिए मेजोरिटी ऑफ 50% ज्यादा चाहिए, सीधी सीधी बात। हमारे एमएलए चले गए सिंधिया जी के साथ, सरकार गिर गई, 50% का मार्क पीछे हो गया। यही बात डिफेक्शन कहते हैं इसको, एंटी डिफेक्शन। मतलब डिफेक्शन को रोकना। राजीव गांधी गवर्नमेंट ने एक नया पार्ट लाया था जिसको शेड्यूल 10 कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। डिफेक्शन मतलब हॉर्स ट्रेडिंग, 100 करोड़ देता हूं सरकार गिरवा दे, आया राम गया राम, सुना है? हाँ नहीं, एमएलए को ऐसा रहता है। एंटी डिफेक्शन मतलब होता है डिफेक्शन रोकने के तरीके। एक रूल बनाया गया है कि यदि 2 लोग डिफेक्ट कर जाते हैं तो उनको पार्टी से भी निकाल दिया जाएगा। तो पार्टी से निकल जाओगे तो तुम मिनिस्टर भी नहीं रहोगे, ठीक है, इसलिए वापस री इलेक्शन करना पड़ा सिंधिया के सभी लोगों को। इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, क्योंकि बहुत ज्यादा देखा जा रहा था आया राम गया राम। तुझे को खरीद लिया मैंने, कल रात को फिर इसने डील कंप्लीट कर ली, तू खरीद लिया, परसों तू बीएसपी में चला गया। तो ये रोकने के लिए राजीव गांधी ने बोला इस तरह तो अनस्टेबल गवर्नमेंट आएगी। अनस्टेबल गवर्नमेंट इज नेवर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, फर्स्ट लाइन ऑफ माय क्लास। एवरीबॉडी इज सब्जेक्ट टू देयर इंटरेस्ट, करप्शन, अनस्टेबल गवर्नमेंट, बेकार गवर्नेंस। और हम सबको गवर्नेंस से मतलब है, गवर्नमेंट कोई भी चलाए, गवर्नेंस बेस्ट होनी चाहिए, रोड अच्छी होनी चाहिए, सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए। तो इन सबको खत्म करने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद अ लॉ, that is schedule 10 anti defection law by Rajiv Gandhi government. If I'm not wrong, it's around 1980s में होगा, चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ। okay. 92nd अमेंडमेंट एक्ट था ना, एंटी डिफेक्शन। क्या है कि डेट गलत हो सकती है, मैं गलत डेट नहीं बताना चाहता। 10th अमेंडमेंट तो है ही, '85, 52nd अमेंडमेंट 1985, 85 में आया था एंटी डिफेक्शन। ठीक है दोस्त, तो डेमोक्रेटिक ये हो गया। और भी क्वेश्चन आगे बढ़ो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, हाँ इसको मैं समझा देता हूं, 2 मिनट सुनिएगा। लेजिस्लेटिव एंड नहीं, जुडिशरी हटा दो। यदि किसी फोरम में लेजिस्लेचर से ही एग्जीक्यूटिव बनाया जाता है, लेजिस्लेचर मतलब जो इलेक्ट हुए हैं और जो बॉडी हेड करते हैं, हम सब एमएलए हो सकते हैं, लेकिन सबको क्या विभाग मिलता है, पोर्टफोलियो कहते हैं उसको। हम सब में से 50 लोग एमएलए बनेंगे, लेकिन 10 ही लोग को वाटर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मिलेगी। तो आप यदि लेजिस्लेचर से इलेक्ट होके एग्जीक्यूटिव पोस्ट संभालते हो, ठीक है, तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता, यू आर नॉट अ लेजिस्लेटिव मेंबर बट यू होल्ड एग्जीक्यूटिव, देन इट्स कॉल्ड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्लस और भी बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि एक ही है, ठीक है। यहाँ पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव साथ में रहते हैं, वहां पे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एकदम अलग रहते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं पार्लियामेंट। जैसे ट्रंप ने प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बना, उसके बाद वो लेजिस्लेचर का मेंबर रहे ना रहे कोई मतलब नहीं, उनकी सीनेट अलग चलती है। पास आज तक कभी नहीं हुआ हमारे देश में इम्पीचमेंट, अभी किसी भी प्रेसिडेंट का नहीं हुआ। आया हो जरूर है लेकिन हुआ नहीं। ऐसे जज को भी हमने बहुत बार रिमूवल के लिए डाला, लेकिन मैं तुझको निकालना हो तो वो कर दिया। हाँ, लेकिन तूने वो कर, तेरे पे चल रहा था केस, लेकिन तूने क्या कर दिया, तूने रिजाइन कर दिया, तुझे हटा नहीं पाए ना हम। हाँ, मतलब मैं तेरे को भगा रहा हूँ, लेकिन तो भगाने से पहले कोचिंग ही छोड़ दिया तो वाली बात, ठीक है। तो दिस इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिक हम बात कर चुके हैं, हेड ऑफ स्टेट किसी भी ब्लड लाइन से नहीं होगा। तो इंडिया डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कंट्री कभी आप यूज करते हो, सब पिकअप लाइन से, ठीक है।
इंडिया इज अ रिपब्लिक कंप्राइजिंग ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इसको और ब्यूटीफाई करते हैं, ऐसा भी हम छोटे बच्चे हैं, हम यूपीएससी लेवल पे जाते हैं, कभी हमको वन लाइन इंडिया को बताना, ये आपके साथ बहुत सारे आइडियाज दे रहा हूं मैं, ठीक है। इंडिया इज अ रिपब्लिक ऑफ नॉन डिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। स्टेट डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, छत्तीसगढ़ बना, कल कुछ और बना देते हैं, लेकिन इंडिया का यूनियन क्या अलग हो सकता है? नहीं। मैं आपको क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको सबसे पहले तो कहानी किससे बता दिया, समझा दिया, फिर मैं आपको इसके थ्रू बहुत सारे फंडेज बता रहा हूं, इसको आप लिखेंगे या आप कैसे भी लेंगे, दिस कैन बी यूज्ड इन आंसर राइटिंग। सब नहीं, आपको कहीं लगा ये फिट बैठ रहा है यूनियन वाला कुछ, तो इंडिया इज अ रिपब्लिक, ठीक है, विद अ नॉन डिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। रिसेंटली वी हैव सीन उत्तराखंड, तेलंगाना एंड वो हमारा क्वेश्चन आया इज फ्रॉम, क्या नए स्टेट बनाना इज द ओनली आंसर टू ऑल द पॉलिटिकल ड्रामा हैपनिंग इन नागालैंड टिल मध्य प्रदेश? कमेंट, यू कैन, दिस इज द बेस्ट पिकअप लाइन फ्रॉम दैट। समझ गए? मम्मी से बात करने जाते हो पिकअप लाइन अलग होती है, पापा से बात करने हो पिकअप लाइन अलग होती है, तो आंसर के साथ में पिकअप लाइन आपकी भी अलग होगी इंडिया के लिए। समझ रहे हो? तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू दिस पीपीटी। ठीक है, चलिए भैया। हाँ भाई, Canada is a federal state with unitary bias and that has been taken in India by them only। वो एक फेडरेशन है लेकिन यूनियन ज्यादा पावरफुल है। हाँ, मतलब ये पहली बार फेडरेशन अमेरिका ने दिया था, लेकिन अमेरिका का फेडरल ना टोटल डिस्ट्रिक्ट यूनियन है, वो कभी भी अलग हो सकता है। उनके जो 52 स्टार्स है ना, वो 51 कर दो, उनका एक बाहर, ठीक है। लेकिन कनाडा यूनिटरी बाइस्ड है। हमने बोला अमेरिका जैसे बनाएंगे तो कल हमारे 50 करोड़ देश बन जाएंगे, है ना। तो हमारे देश वालों ने सोचा कि नहीं, हम डिस्ट्रक्ट नहीं होने देंगे। इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1। हमने कहीं भी फेडरेशन नहीं लिखा। फेडरेशन और यूनियन में अंतर होता है, भाई ने पूछा इसलिए बता देता हूँ। एक सेकंड, दरवाजा बंद कर लो। यहां तक कोई दिक्कत? यूनियन फेडरेशन समझाऊं? नो कि हाँ? हाँ, आर्टिकल 1, इंडिया डेट इज भारत। इंडिया के कितने नाम है? 2, इंडिया और भारत, खत्म। ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है। इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। एक वर्ड होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। दोनों में अंतर क्या होता है? दोनों ही यूनियन होते हैं, ठीक है, लेकिन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। यदि ये और मैं साथ में मिलके एक यूनियन बनाए या एक एसोसिएशन बनाए, तो हम दोनों ने पूछ के बनाया। पहली बात, पूछ के बनाया तो पूछ के ब्रेकअप भी कर सकते हैं, और पूछ के आए हैं तो हमारी एंटिटी भी रहेगी। हम अपनी एंटिटी सेट डाउन नहीं करेंगे, हटे आएंगे नहीं। इस तरह के एसोसिएशन को फेडरेशन कहते हैं। 52 कंट्रीज ऑफ द साउथ नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, केम टू बी एन कंट्री, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। सभी की एंटिटी जिंदा है, सभी खुद से आई थी और खुद से अलग हो सकती हैं कभी भी मन करे। खुद से एंटिटी, उनकी अपनी ड्यूअल सिटीजनशिप है। मैं अपना डेट्रॉइट का भी सिटीजनशिप रखूंगा, प्लस हम अमेरिकन भी हूं, लेकिन हमारे यहाँ हम मध्य प्रदेशी डोमिसाइल है, सिटीजन तो इंडिया ही है, सिंगल सिटीजनशिप। यूनियन क्या बोलता है? यूनियन ये बोलता है कि भैया सुनो, तुमसे तुम पूछ भी नहीं रहे। पूछा, 5 लोग ने मना किया था, जिसके यहाँ पे आर्मी भेज दी हमने, हैदराबाद, आपके भोपाल के निजाम, ठीक है, जूनागढ़ और 2-3 और छर्रे थे, ठीक है। बाकी सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यूनिफाई कर लिया। पूछा तुमसे? नहीं पूछा। यूनियन। कल अलग करके अपना देश बना सकते हो? कभी नहीं बना सकते, ठीक है। खुद की एंटिटी है? नहीं है। सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया। किसकी सुनोगे? पीएम। सीएम पीएम में लड़ाई हुई, कौन जीतेगा? पीएम। एंटिटी है तुम्हारी? नहीं। कल लगा देगा या नेशनल इमरजेंसी, पीएम, बैठे रह जाओगे, सरकार गिर जाएगी, गवर्नर रूल आ जाएगा, एंटिटी। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। जरूरत क्यों थी? जरूरत इसलिए थी जिस तरह का माहौल था उस समय। यदि फेडरेशन होता ना, तो आज पता चला मैं एक्सपोर्टेड या इंपोर्ट होके कहीं आया होता। हालांकि मैं चलो एमपी का ही रहने वाला हूँ, कोई मान लो टीचर यूपी से आ रहा है तो इंपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, और फिर तुम एमपी पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम एमपी कंट्री सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती। हाँ, बहुत सारी कंट्रीज होती,
क्या बता हम राजा रजवाड़े भी होते। हाँ नहीं वो तो बहुत करते हैं वो लोग, साउथ इंडिया तो चाहता है उनका अलग अर्थ बन जाए, उनका मिल्की वे भी अलग चाहते हैं वो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं दो नाम है, नहीं मैडम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानता उसको। ऐसे तो बहुत सारे नाम है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या नाम है। रामायण के हिसाब से हमारा एक नाम है आर्यव्रत। आगे सुन तो ले यार, पहले दिन वो ले जाएगा गर्लफ्रेंड को, 10 दिन तो बात करेगा ना, तुरंत आ जाता है आर्यव्रत। वो दोनों लड़के ने एडमिशन नहीं लिया क्या, जिसके बारे में डांटा था इसी तरह? अरे तो वो लोग एडमिशन नहीं लिए, आते नहीं है। फिर उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, वो छोटा सा था, वो तो टॉप किया था ना इस टेस्ट में। ठीक है, तुमको कहानी नहीं सुनाई, तुम लोग नए हो ना, उसको सुना चुका था, याद है वो वाली घूंघट वाली। चलो अभी तो 15 दिन साथ में रहना, ठीक है, घर मत आ जाना मेरे साथ में। आर्यव्रत हो गया, ठीक है, जम्बूद्वीप हो गया, ठीक है। स्थान मतलब होता है स्थानम, संस्कृत में स्थान होता है प्लेस होता है, जहाँ हिंदुइज्म का जन्म हुआ, जहाँ इंडस का जन्म हुआ, हिंदुस्तान, ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है। फिर हमारे एक राजा थे दुष्यंत, और उनकी वाइफ शकुंतला, उनका लौंडा भरत, भारतवर्ष, ठीक है। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदू सभ्यता का जीवन, ठीक है, हिंदुस्तान तो बता ही दिया। फिर इसके बाद भारत, इंडिया, इंडिया तो है ही, अखंड भारत भी है, अफगानिस्तान भी हमारा है, JRSS, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है। लेकिन हाँ बोल सकते हैं मैडम, बहुत सारी बुक्स में, तमिल लिटरेचर में बहुत सारे नाम, अब उसको डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन when the constitution of India has been framed, we recognize only two names, India that is भारत will be a union of state, आर्टिकल 1 स्टार्टिंग यही है। मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं आयुष पांडे, आई एम इंजीनियर फ्रॉम NIT सिलचर, आई क्वालिफाइड IIT JEE, देन आई वेंट टू बाजीराव एंड रवि, और मैंने UPSC की तैयारी की, 4 अटेम्प्ट दिया, मैंने अपना नाम से स्टार्ट किया, सीधी बात, ठीक है। तो आर्टिकल 1 में नाम से स्टार्ट हुआ, ठीक है, दिस इज व्हाट, ये दो ही नाम है। और बाहर हमको द रिपब्लिक ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज किया जाता है इन द पब्लिक फोरम। आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया दैट इज भारत शैल बी, शैल मतलब जरूर, में मन हो तो हो, ठीक है, नहीं जहां जहां कॉन्स्टिट्यूशन हम शैल पढ़ेंगे मतलब जरूर, बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। चलो ये तो पहले ही बता दिया, यूनियन और यहाँ पे क्लियर है, ठीक है भैया। अगले उसमें जाते हैं। पढ़ लीजिए, कीवर्ड्स लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो मैं आपको जबरदस्ती लिखवाऊंगा, मतलब लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं लिखना है तो लीजिए, पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। हैंड आउट मेरे PPT के दे दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैंने भी किसी किताब से लिया होगा ना, दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आई टू शेयर इट विद दिल्ली, दिल डू इट। प्लस एक और हैंड आउट आएगा दिल्ली से, एक स्टैंडर्ड हैंड आउट होता है, दिल्ली की टीम बनाती है, एक टीचर हैंड आउट होता है। आपको क्या मिले थे, जो सर ने हिस्ट्री पढ़ाई उनके ही क्लास के वो मिले थे, टीचर हैंड आउट ना, आप ये ले लेना। मेरे PPT थोड़ी लंबी होती है क्योंकि मैं बहुत आराम से और धीरे से समझाते हुए पढ़ाता हूँ, एकदम क्रिस्टल क्लियर कोर्सेज, तो थोड़ा ज्यादा पेजेस हो जाते हैं। पॉलिटी कुछ नहीं होती, एक ऑर्गेनाइज, हाँ दोस्त पूछ लो, मेरे भी ले आया साथ में, अरे मजाक करो, ले लो। पॉलिटी कुछ भी नहीं होती, एक ऑर्गेनाइज्ड एंटिटी होती है किसी भी लेवल में, स्कूल, कॉलेज, तहसील, जैसे मैं यूरोपियन यूनियन इज ऑल्सो एंटिटी एंड ऑर्गेनाइज्ड वन, अपने उनके फोरम्स हैं। पॉल साइंस क्या होती है, सोशल साइंस कंसर्न्ड चीफली विद द डिस्क्रिप्शन एंड द एनालिसिस, जो अभी तक मैं बोल रहा था दैट वाज वेरी वेग, दिस इज मोर स्टैंडर्ड टू दैट कैन बी रिटन इन योर एग्जाम, ठीक है। डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ द पॉलिटिकल एंड स्पेशली द गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन दैट इज पॉलिटी एंड देयर प्रोसेसेस, ठीक है। The systematic study of the process, principles जो हम बात कर रहे थे अभी, dictatorship XYZ, and the structure of government and of the political institution. नेशनल कमीशन ऑफ SC क्या होती है, ST क्या होती है, वुमेन क्या होती है, कहीं भी यही जोड़ दो पॉलिटिकल साइंस की 2 लाइन, ठीक है। तो आपको ये कीवर्ड समझ चुके हो शायद से, ये बस याद रखना, एक बार पढ़ के जाओगे मेरी क्लास याद रहेगी, आपके सभी आंसर राइटिंग में हेल्प हो जाएगी, ठीक है।
तो पॉलिटिकल साइंस इज नथिंग बट द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द ह्यूमैनिटीज in which the processes, principle and structure of government and organization can be studied or analyzed. ठीक है, पॉलिटिक्स पे हम पढ़ चुके हैं, एक्टिविटीज और द टूल्स एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री और द एरिया और एनी एंटिटी दैट इज पॉलिटिक। ठीक है, अभी देख लीजिए, वरना मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ। जो जो अभी तक हमने पढ़ा है वो उसी को ही रिवाइज कर रहे हैं, कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा। आगे बढ़ा दूं, कोई लिख तो नहीं रहा? समझ गए यहां तक? ये 3 वर्ड है, अभी तक नहीं समझाया है, ठीक है, पढ़ लीजिए फिर समझा देता हूँ दोनों का डिफरेंस। फिर मैडम क्या लिया आपने? इंजीनियरिंग? पापा जीत गए, दोनों ले लिए। गवर्नेंस कुछ भी नहीं होता, एनी एक्शन बाय द एंटिटी और द मैनर एक स्टेट या एंटिटी गवर्न करती है। अच्छे से गवर्न कर रही है ये क्लास, अच्छी क्लास थी, आज जाके अपने पेरेंट्स को बताया आपने कि आज की क्लास मस्त थी, तो गुड गवर्नेंस। नहीं थी, मिसमैनेजमेंट है कोचिंग में पापा, मैं जाती हूँ क्लासेस का मिसमैनेजमेंट है, नोट्स का मिसमैनेजमेंट है, नॉट अ वेरी गुड गवर्नेंस ऑफ द एंटिटी। समझ पा रहे हैं आप? तो जैसे हमारे प्राइवेट कंपनी का भी एडमिनिस्ट्रेशन, माइल्ड एडमिनिस्ट्रेशन होता है। मैं डोमिनोज में गया, आपने फिर एक फोटो देखी होगी, डोमिनोज का वो रखे हुए थे, जो बेस होता है उसके ऊपर एक मॉब रखा हुआ था, दैट इज मिस एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। किसी को देखना चाहिए था कि वही बनेगा, वही तुम्हारी बेसिक रूटीन लाइफ है, वहां वॉशरूम के वो रखे हुए हैं। तो द थिंग इज द एक्शन और द मैनर ऑफ द गवर्निंग स्टेट इज कॉल्ड गवर्नेंस। ठीक है, इफ इट्स गुड, इफ इट्स गुड, इफ इट्स बैड, इट्स बैड। गुड और बैड कैसे डिसाइड होगा? 15-20 दिन पढ़ने का पता चलेगा कि ब्रिटिश का गवर्नेंस बैड था। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में सोचते थे। इंडियन कल्चर के बारे में सोचा क्या कभी? नहीं। वो तो हमको ये भी बताया, व्हाइट मैन्स बर्डन, पढ़ा हुआ आपने हिस्ट्री में, बताइए। व्हाइट मैन बर्डन ये बोलता है कि जो सफेद लोग हैं, गोरे लोग हैं, उनको भगवान ने एक बर्डन दिया है। ये जितने भी डार्क स्किन्ड और काले लोग हैं, जो खासकर साउथ एशिया में मिलते हैं, हम अपने को गोरे नहीं मानते, हम गोरे नहीं है, ठीक है। आप ब्रिटिशर्स को गोरे माना जाता है इस पूरे केस में, ठीक है। हमारी बर्डन है, भगवान ने दिया है, बाइबल में लिखा है कि इन लोग को डिसिप्लिन करो, इनको कुछ नहीं आता। इस तरह क्रिश्चियनिटी एंटर की। एसटीज जो है हमारे मध्य प्रदेश के, सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस है, कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है ना। द थिंग इज, क्यों? तुम्हारा भगवान तुमको छोड़ चुका है, हमारा भगवान अपनाएगा, तुमसे पानी का ये करते हैं। क्रिश्चियनिटी में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लिबरल है। हमारा बर्डन है आपको वापस उठाना, व्हाइट मैन्स बर्डन। इस तरह बहुत सारे फंडेज उन्होंने यूज किए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है और मैनेजमेंट क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली हायर लेवल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंप्लीमेंटिंग की बात कर रहे हैं, मैनेजमेंट मतलब पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं, यही है, ठीक है। आप सब पहले कुछ साल स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में काम करोगे, फिर 10 से 12 साल बाद सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच जाओगे, होम सेक्रेटरी बनोगे या प्लान निकान बनोगे, ठीक है। तो पहले तो आप इंप्लीमेंटेशन में काम करोगे, फिर एक जमाने में तुम देश के लिए रूल बनाओगे। जब तुमको पता ही नहीं है डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम क्या काम करता है, तो वहां बैठे बैठे मिनिस्टर के साथ कि सर ये रूल मेरे को सही लग रहा है, ये नया रूल आना चाहिए वुमेन्स के लिए, आप नहीं बना सकते। तो 2 पार्ट होते हैं पॉलिटी के, एक होता है मैनेजमेंट जो डील करता है कंट्रोलिंग थिंग्स एंड द ह्यूमन रिसोर्सेज। यहां पे इंडिया के केस में आप मिनरल रिसोर्सेज भी कर सकते हो भाई। ये कोयला या तो इससे बिजली बनेगी या तो इससे स्टील बनेगा, स्टील में भी तो चाहिए आपको जलाने के लिए। यदि वो स्टील में चला गया तो बिजली कम बनेगी, और बिजली में चला गया तो स्टील का प्रोडक्शन रुक सकता है। द थिंग इज हाउ टू मैनेज योर पीपल एंड कंट्रोल थिंग्स। मैं एक टीचर हूं, मिनिमम पैसे देके सब बच्चों को एक साथ पढ़वा लो, डिफेंस से लेके सभी मैनेजमेंट। अब ये मेरा एडमिनिस्ट्रेशन है कि मैं सबको एक साथ लेके चलूं। एमबीबीएस वाले सोचे क्या पढ़ा रहा है, यूपीएससी लेवल पागल आदमी, है ना, सबको साथ में लेके चले। दिस इज एडमिनिस्ट्रेशन। रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ये अंतर होता है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप यूपीएससी लेवल पे हो, प्लस एमपीपीएससी में पब एड आ गया। यदि जो एमपीपीएससी वाले हैं ना, आप सिलेबस में देखिएगा पब एड, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस नाउ। पहले नहीं था, नए सिलेबस में आ गया, तो ये सबके लिए कॉमन है। तो गवर्नेंस बेसिकली क्वालिटी ऑफ प्रोसेसेस पे ज्यादा बात करता है। मैनेजमेंट मतलब पॉलिसी डीलिंग्स, कंट्रोलिंग थिंग्स, पीपल्स। एडमिनिस्ट्रेटिंग मींस इन्फोर्सिंग थिंग्स। क्लियर, क्लैरिटी है? कीवर्ड्स लिख लीजिएगा, एक एक 2-2 लाइन।
बाकी इसकी आपको पीपीटी मिल जाएगी, फोटोकॉपी मिल जाएगी, तो थिंग विल हैपन। क्लियर है दोस्त? कोई भी दिक्कत? पॉलिटिक्स क्या होता है, गवर्नेंस क्या होता है, और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी दिक्कत? आगे बढ़े। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक फिलॉसफी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है आगे देखते हैं। अब पॉलिटिकल फिलॉसफी ही थी, ठीक है, बेस्ड ऑन एन आइडिया थ्रू विच द गवर्नमेंट अथॉरिटी इज डिराइव्ड एंड लिमिटेड। मैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हूं, मेरी फिलॉसफी है जहां से मैंने डिराइव किया अपनी पॉलिटी को। दिस इज द फर्स्ट टाइम, और उसी में लिमिट रहूंगा। मैं कल बोलूं यार प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ये आइडिया तो अच्छा लग रहा है, तो कल प्रेसिडेंशियल हो जाऊं, इतना इजी नहीं है चीजें, ठीक है। लॉ और चार्टर, लॉ और चार्टर में एक अंतर होता है दोस्त। आपने सबसे पहले हिस्ट्री में थोड़ा भी पढ़ा है चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। मैं आपको एक वाटरशेड मूवमेंट के बारे में बताता हूं। वाटरशेड मतलब बहुत बड़ा एक मूवमेंट, उसका लाइफ चेंज हो जाती है, ठीक है। हमारे देश में वाटरशेड मूवमेंट आप हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे, दिख रहा है येलो ना, ठीक है, दिख रहा है ना, कौन सा लाल दिख रहा है? लहू लग गया। वाटरशेड मूवमेंट वो मूवमेंट होता है जो लाइफ चेंज कर देता है। हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में एक है 1857 का रिवोल्ट, उससे पहले कंपनी थी, उसके बाद कंट्री थी। कंपनी लॉ नहीं बनाती, टाटा मनी लॉ बना रहे हैं, नहीं, वो बनाते हैं चार्टर, और कंट्री क्या बनाती है? लॉ। अब जाके चेक कर लेना, हिस्ट्री वाले मास्टर ने जब पढ़ाया होगा या मैं जब पढ़ाऊंगा, 1857 से पहले सब रेगुलेटिंग एक्ट, किसको रेगुलेट कर रहे हो? एम्प्लॉयज को। चार्टर एक्ट 1857 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, 1935, 1909, मॉर्ले मिंटो, मॉर्ले कौन? वहां बैठा हुआ, मिंटो यहां बैठा हुआ, ठीक है। दिस इज व्हाट 1850। मतलब मैं तुमसे ये बताना चाहता हूं, यदि हम पबैड पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे अ चार्टर दैट क्लियरली एक्सप्रेसेस व्हाट अ बॉडी या एंटिटी, इन दिस केस प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कैन एंड कैंट डू। एंड गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे, अ लॉ दैट टोटली टेल्स यू एंड एक्सप्रेसेस क्या तुम कर सकते हो, क्या तुम नहीं कर सकते। मोदी जी एग्रीकल्चर लॉ नहीं ला सकते, पार्लियामेंट में पास कराना पड़ेगा मोदी जी को। दिस इज लिमिटेडनेस, दिस इज लैक ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की फिलॉसफी। और यदि वो सब कर ले तो डिक्टेटर बन जाते, मोनार्की, सब्जेक्टिवनेस, दिस इज द फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कभी पूछा जाए, ये कीवर्ड्स ध्यान रखिएगा, बाकी तो कहानी के साथ हम बना ही लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी नहीं है, एक फिलॉसफी, एक आइडिया है थ्रू विच गवर्नमेंट अथॉरिटी डिराइव करती है, लिमिट करती है, क्या करती है क्या नहीं करती है, जो करना है करेगी। इसमें मैंने आपको एक और चीज बता दिया, 1857 एक वाटरशेड मूवमेंट है, इससे पहले सब चार्टर देखना, कोई कंपनी रूल था, उसके बाद कंट्री रूल आया। कंट्री चार्टर वार्टर नहीं बनाती, कंट्री बनाती है लॉ, और जो लॉ पास हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्ट। क्लियर दोस्त? कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिलॉसफी जान गए। अब वो रूल बुक के बारे में, ये 4-5-6 लाइन है, एक एक चीज आपको बहुत अच्छी तरह बताई जाएगी जो मैंने बता चुका हूं, और कुछ कीवर्ड्स जरूर नोट कर लीजिए। लिखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं अपने क्लास में, मेरे को क्या है, देखो मेरे को तो क्या है, तुमको समझाया 1 घंटे हुए, ये पीपीटी जल्दी दिखा देता 20 मिनट हो जाते, 1.5 घंटे में मेरा टॉपिक कंप्लीट, मैं बोल दूंगा आज ये कंप्लीट करा दिया दिल्ली में। बात कर फायदा क्या हुआ? मेरा फायदा तब होगा जब तुम बोलोगे फोन करके कि सर मेरा एग्जाम निकल गया, थैंक यू आयुष। उसके लिए लिखना पड़ता है, सब सुनते सुनते तो मम्मी जब बोलती है 15 सामान ले आना, भूल जाते हो ना, और जब लिख के जाते हो कि कद्दू लाना था 2 किलो, तुम कांदा ले आए 4 किलो, है ना। थोड़ा थोड़ा लिखो, इससे प्रैक्टिस बने, क्योंकि अल्टीमेटली डीसी कैसे बनोगे या कलेक्टर कैसे बनोगे? मेंस लिख के। कीवर्ड तो लिखो कम से कम, बाकी तो किताबें गूगल करते रहना, ठीक है। चलो पढ़ लेते हैं भाई, क्या है, क्या लिखना चाहता है, संविधान क्या है, फिलॉसफी तो पता है। द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल, कौन से प्रिंसिपल मैडम आपने पूछा था? फंडामेंटल, सबसे जरूरी, बाकी तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स है लाइफ के, कि कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होंगे आपके लाइफ के, आपके फैमिली के, आपके एंटिटी के। दैट इज द सिस्टम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच
नेशन हो, स्टेट हो, कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपैलिटी हो या कुछ भी एंटिटी हो, गवर्न की जाती है। कौन बताएगा? दिस किताब बताएगी। इट इज द बॉडी ऑफ द डॉक्ट्रिन्स, ठीक है, फिलोसफीज, डॉक्ट्रिन, प्रैक्टिसेस। कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आपके घर में वो रूल बन चुकी हैं। सुबह उठ के यदि किसी घर में प्रैक्टिस है कि दादा दादी के पैर छूने हैं, वो अब एक रूल बन चुका है। आपके नए इंट्रेंट, आपकी भाभी को भी वो करना पड़ता है। तो कुछ कुछ प्रैक्टिसेस भी कभी कभी लॉ बन जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ द डॉक्ट्रिन्स एंड द प्रैक्टिसेस। ये सब अपने अलग अलग इंट्रोज हैं, जब जो जरूरत पड़े वही। तुम्हारे पास दोस्त के 4 राज छुपे हैं, चारों एक साथ ब्लैकमेल कर लोगे क्या? छोटा वाला, ज्यादा नाटक किया तो बड़ा वाला, हिसाब से, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द बॉडी ऑफ द डॉक्ट्रिन्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फॉर्म द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिटिकल स्टेट। वो पॉलिटिकल स्टेट किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंटली, मोनारिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली, किस तरह किया जाएगा, उसके बारे में बताती है। It's a body of practices and doctrine that form the fundamental organizing principle। कैसे यूनियन बना है, कैसे ये कंपनी बनी है, उसके पॉलिटिकल स्टेट। इट लिस्ट्स द बेसिक प्रिंसिपल लॉज ऑफ द सोशल ग्रुप। किटी पार्टी के रूल होते हैं, वो सा कॉन्स्टिट्यूशन है। एंटिटी है ना, इसलिए वर्ड एंटिटी यूज किया। मैनर इन विच अ स्टेट और स्टेट सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल फेथ एंड एस्पिरेशन possessing a special legal sanctity। ये कभी भी आप कंक्लूजन में यूज कर सकते हो। इस कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल रेलिवेंट? तो आप पूरे आंसर लिख के लिख सकते हो, द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, इट्स द एस्पिरेशन एंड द फेथ ऑफ द वी द पीपल। बोलते हैं ना कोर्ट में देखेंगे, क्यों बोलते हो कोर्ट में देखेंगे? हमें कोर्ट पे जो भी है विश्वास है कि जस्टिस विल बी फुलफिल्ड, देर ही सही, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ and aspirations possessing a special legal sanctity। sanctity मतलब इसकी अपनी एक जगह है, ठीक है, भगवान sanctity, ठीक है, लीगल sanctity है, मतलब लीगैलिटी है इसकी। कोई भी ऐसी फालतू किताब नहीं है। इट हैज अ लीगल sanctity, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशन possessing a special legal sanctity। कभी भी जाते हो कोर्ट तो किसी लॉ का ही फायदा उठाते हो ना। डाउरी एक्ट में कोई एक सेक्शन होगा ना जिसपे केस बनते हैं, दैट हैज अ लीगल सैंक्टिटी। दिस इज हाउ द सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज्ड। लड़कियां डाउरी के लिए मजबूर नहीं की जाएंगी। दिस इज हाउ योर पॉलिटी हैज बीन डिस्क्राइब्ड, द फिलॉसफीज एंड द डॉक्ट्रिन्स। लिख लियो तो आगे करता हूं, बचा हो तो बता दूंगा। हाँ, लिख लीजिएगा, बताइएगा जब तक मैं व्हाट्सएप खेल लूँ। ओके सबका? और भी है, कॉन्स्टिट्यूशन छोटा थोड़ी है, लिखना नहीं है मतलब समझ लो। सब लाइन में ना मैंने आपको पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द डे स्टैंडर्ड 12वीं क्लास टिल इंटरव्यू लेवल मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज दे दिए हैं, एक ही बार में खत्म। आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसी को प्रैक्टिस करना है ना। एक एक लाइन में एक एक चीज छुपी हुई है, मैं बताता हूँ, लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए कम से कम।